हैंडआउट्स करना स्टार्ट। थ्री सेवन अली गोहर ना ना हाँ। स्टार्ट करें और लोग आ रहे हैं? यही है। चले सबसे पहले मैं थोड़ा सा अपना इंट्रो दे देती हूँ। आप लोग ओरिएंटेशन में थे? हाँ, तो आपको पता ही होगा मैं एसी से क्वालिफाइड हूँ, सीए फाइनलिस्ट हूँ, और केपीएमजी में मेरी जो आर्टिकलशिप है वो केपीएमजी से है, और अभी मैं एज ए सुपरवाइजर का काम कर रही हूँ। अभी भी मैं फर्म से आ रही हूँ, डायरेक्ट यहीं पे आ रही हूँ। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों से भी जानना चाहूंगी आपका बैकग्राउंड और आपका नाम। इंटरमीडिएट और कराची से ही? अच्छा, मतलब सब इंटरमीडिएट है, ठीक है। तो आपको थोड़ी सी नॉलेज होगी, आप लोग अकाउंटिंग में आए हैं तो किसी ने बोला था या खुद से इंटरेस्ट था? मतलब आज का जैसे फर्स्ट क्लास तो मैं चाह रही हूँ इंटरेक्शन ज्यादा से ज्यादा हो, तो खुद से इंटरेस्ट था? क्योंकि बहुत ऐसा होता है ना, कॉमर्स की तरफ लोग जाते ही नहीं है, मतलब कोई बोलता है हम तो ही जा रहे होते हैं। इंजीनियरिंग के बाद कॉमर्स आपने? हाँ, इंजीनियरिंग के बाद मतलब क्या सोचा कि पहले इंजीनियरिंग और फिर कॉमर्स? घर से प्रेशर था और अब मान गए कि करना है। चलें, ये तो अच्छा है। अब यहाँ आ गए हैं ना, तो अब ये करना ही है, क्योंकि मुश्किल है कि पढ़ना तो पड़ेगा ना, क्योंकि इंटर तक ये होता है कि आपको कोई पुश कर रहा है, आप पढ़ रहे हो, आप कर लेते हो। लेकिन यहाँ पे जब तक खुद से नहीं करेंगे ना, नहीं होगा। मतलब मैं अपना बता दूं, मैंने जब एससी से स्टार्ट किया था तो मैंने मैट्रिक से किया था, मैंने इंटर भी नहीं किया था, मैंने मैट्रिक के बाद एससी किया था। और मेरा मैट्रिक भी यहाँ कराची का नहीं था, नवाबशाह का था। तो क्योंकि मैंने बहुत मुश्किल फेस किए, तो हो सकता है आप लोग भी करें। लेकिन आप इंटर हैं, लेकिन अगेन मैं ये अज्यूम कर रही हूँ कि कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं है, तो हो सकता है मसले हों। लेकिन अगेन मैंने क्या किया था कि क्लास के बाद घर जाके बहुत पढ़ती थी मैं, क्योंकि क्लास में एक टीचर पढ़ा रहा होता है, वो सबको एवरेज पढ़ा रहा होता है, वो किसी पे एक्स्ट्रा इतना नहीं कर रहा होता। लेकिन जब आपको पता है कि आपको कहाँ मसला आ रहा है, आप खुद से पूछेंगे टीचर से कि हमें यहाँ मसला हो रहा है, तो मैं ऑब्वियसली बताऊंगी सर शाहजेब है, वो बताएंगे। बाकी खुद से आपको घर में जाके सेल्फ स्टडी बहुत करनी है, तो उससे आपका बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, सबसे पहले मैं पूछना चाहती हूँ अकाउंटिंग के बारे में क्या जानते हैं आप? अकाउंटिंग किसे अकाउंटिंग कहते हैं? फाइनेंशियल रिकॉर्ड रखना। यही चीज है, बिल्कुल सही है। अकाउंटिंग हम कहते हैं किसी हमारी जितनी भी फाइनेंशियल और बिजनेस ट्रांजेक्शन होती है, हम उसको रिकॉर्ड किस तरह करते हैं, ये होती है। अच्छा, और बिजनेस बिजनेस को सुन के जहन में क्या आता है? खरीदो फरोख्त। बिल्कुल। मतलब कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे हमारा जो एम होता है वो होता है कि हम उससे अर्न क्या कर रहे हैं, मतलब हमारा मेन जो पर्पस होता है उससे अर्न करना होता है।
अच्छा, मैंने आपको कुछ हैंडआउट्स दिए हैं क्योंकि आज पहली क्लास है, तो मैं थोड़ा सा हल्का सा पढ़ाऊंगी ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो जाए, मुझे समझ आए कि आप लोगों को समझ आ रही हैं चीजें। तो ये जो मैंने बनाया है हैंडआउट, ये बहुत समराइज है, आप देखेंगे इसमें मैंने कोई चीजें डिटेल नहीं लिखी, कुछ भी नरेट नहीं किया। ये सिर्फ एक आपको पाथवे बताएगा कि हाँ मेरा ये टॉपिक कवर हो गया, या इस टॉपिक में क्या क्या चीजें आ रही हैं। ठीक है, मैंने ये इस तरह करके बनाया है। लेकिन आप जो जिससे पढ़ेंगे, बीपीपी की आपने स्टडी टेक्स्ट ले लिए, हम MM1 के लिए बीपीपी की स्टडी टेक्स्ट लेंगे और केपलन और बीपीपी दोनों की किट लेके चलेंगे। जैसे जैसे हमारे टॉपिक हो जाएंगे, हम किट से अपने MCQs भी सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है। अच्छा, मेरी अप्रोच ये होती है कि एक टॉपिक क्लियर हो गया, उसके बाद में एक किट मेरी ऐसी होती है कि जिसपे मैं टॉपिक वाइज पास पेपर मतलब वो MCQs कर रही होती हूँ। एक टॉपिक क्लियर हो गया और मैंने एक के MCQs कर लिए, और जो एक होती है वो मैं एंड के लिए रखती हूँ कि जब मेरा पूरा सिलेबस हो जाएगा तो मैं एक तब करूंगी। लेकिन अगेन ये आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप लोगों को किस तरह सही लगता है, किस तरह लेके चलना है, लेकिन करेंगे हम दोनों किट। क्योंकि आपको आइडिया होगा कि MM1 के जो एग्जाम्स है वो CBE होते हैं। मैं थोड़ा से बता देती हूँ, CBE होते हैं 2 घंटे का होता है, और MCQs होते हैं 50 MCQs होते हैं। पासिंग जो रेशियो है मतलब पासिंग परसेंटेज है वो 50% है। लेकिन हमें जो अपना वो बनाना है एम, वो 50% नहीं बनाना, मतलब हम 100 का सोचेंगे तब जाके 80s 90s आते हैं। और ये जो स्टार्ट के पेपर ऐसे होते हैं ना, मतलब मैं कहती हूँ कि बहुत आसान होता है इसमें मार्क्स गेन करना। तो मेरी होती है कि इसमें बंदा अच्छे मार्क्स ले ले, इवन पोजीशन ले ले, तो आपका आगे ना मोटिवेशन लेवल बढ़ जाता है। अगर यहीं पे हम पिछड़ जाते हैं ना, तो फिर आगे हमें लगता है हम कर ही नहीं पाएंगे। जैसे मैं अपनी एग्जाम्पल देती हूँ, मेरी जब पहली क्लास थी MM1 की थी, तो किसी टीचर ने बोला कि डिप्रिसिएशन का तुम्हें पता है, मतलब सबसे पूछा। तो हमारी क्लास में था कि ऑलमोस्ट सब कॉमर्स बैकग्राउंड के थे, और मैं मैट्रिक की थी, मैं इंटर की भी नहीं थी, मुझे नहीं पता था। तो मैंने सब बोल रहे हाँ हाँ मुझे पता है, मैंने कहा मुझे तो नहीं पता। तो उस वक्त मुझे लगा था कि शायद गलत फैसला हो गया। तो इसीलिए आपकी इस बात में भी ऐसा आएगा कि आपको लगेगा शायद गलत फैसला हो गया, समझ नहीं आ रहा, लेकिन वो गलत फैसला नहीं होता। मतलब मैं इतना बताऊं कि मैंने सारे पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किए। और मेरा जो बैकग्राउंड है वो आप समझ सकते हैं, हैदराबाद में क्या होता है, नवाबशाह में क्या होता है, वो कोई इतनी यही होता है। मेरा भी एक है, मैं मेडिकल करूंगी। तो शायद आप लोगों ने मेरे इंटरव्यूज देखे हो, उसमें मैंने काफी बार ये चीज बताई कि वहां पे सिर्फ ये है कि मेडिकल और इंजीनियरिंग, मेडिकल। हाँ, तो बस यही होता है, क्योंकि कॉमर्स का पता ही नहीं होता। फिर मेरे टीचर ने बोला कि नहीं, अच्छा टीचर्स को फॉलो करना है, और हर सीनियर को नहीं फॉलो करना, उस सीनियर को फॉलो करना है जो खुद इससे पास होके आया है। क्योंकि आपको यहाँ पे गाइड करने वाले कम लोग होंगे, मिसगाइड करने वाले बहुत ज्यादा होंगे। यार ये छोड़ दो, नहीं हो रहा, कुछ और कर लो, नहीं अब छोड़ना नहीं है। क्योंकि देखो, इम्पॉसिबल तो चीज नहीं है ना, कितने लोग पास करके बैठे हैं, मतलब पॉसिबल है लेकिन मुश्किल है। अगर देखो आसान होती तो इसकी वर्थ नहीं होती। जैसे ओरिएंटेशन में आपको सर शाहजेब ने बताया इसकी कितनी वर्थ है। मैं बता दूं, मेरी अभी एज है 22, लेकिन मैं KPMG में बैठी हुई हूँ। किसकी वजह से बैठी हूँ? ACC और CA की वजह से ही बैठी हुई हूँ। मतलब वर्थ तो BCom वाला तो आके नहीं बैठेगा वहां पे, MCom तो आके नहीं बैठेगा। तो इसीलिए मेहनत करनी होगी, और उसका रिटर्न बहुत अच्छा है, इतना मैं बता दूं, रिटर्न अच्छा है इसका। बाहर जाना है आपको, बाहर के लिए अप्लाई करना है, इस चीज से बहुत हेल्पफुल रहता है। तो इसीलिए अच्छा, और सबसे यहाँ पे हमारे जो एग्जाम्स होते हैं वो हमारे हाथ में होते हैं कि हमारी प्रिपरेशन हो गई और हम खुद से डेट लेते हैं। इस चीज का आइडिया है, CB की हम खुद जाके डेट लेते हैं। अब इसमें बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि वो ना मतलब हिम्मत नहीं पकड़ पाते डेट लेने की, क्योंकि उनको पता है कि हमारे हाथ में ना, चलो इस हफ्ते नहीं, थोड़ा सा बढ़ के दूसरे इस चीज में बहुत डिले हो जाता है। तो ये चीज भी नहीं करनी। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा आपको मोटिवेटेड रहना है, और एक चीज कर ली, 100% टॉपिक कवर करना है, 100%, कोई चीज नहीं छोड़नी। क्योंकि ये अभी मैं आपको सिलेबस आउटलाइन दूंगी ना, बहुत छोटा सिलेबस है, कोई इतना बड़ा सिलेबस नहीं है। और मैं बहुत बेसिक से लेके चलूंगी, जो चीज नहीं समझ आ रही वो पूछते जाइएगा, मैं बहुत बेसिक से चलूंगी। इवन आप BPP की बुक देखेंगे ना, वो भी बहुत बेसिक है, आप पढ़ेंगे आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। फिर एक्स्ट्रा भी मुझसे पूछना है, आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं बताती जाऊंगी। अच्छा, मुझे ये देख के तो अच्छा लगा, आपको अकाउंटिंग का भी पता है, बिजनेस का भी पता है, मतलब सही है, मोटिवेटेड है, खुद से आए हैं, कर सकते हैं। अच्छा, सिलेबस आउटलाइन देखते हैं। इसमें मैंने दी हुई है सिलेबस आउटलाइन, सेकंड पेज पे। इसमें देखो हमारे पास कितने पार्ट हैं, 5 पार्ट है हमारे पास। ठीक है, पहला है द नेचर एंड पर्पस ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट। सही है। अब मुझे ये बताएं कि अकाउंटिंग की भी टाइप्स होती हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है, और मैनेजमेंट और कॉस्ट अकाउंटिंग होती है। ठीक है,
फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो सर शाहजेब ने आपको पढ़ाई, समझ आ गया होगा। एसेट लायबिलिटीज वो बता रहे थे कि उन्होंने आपको बताया, ठीक है। अब कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होता है, किसी को आइडिया? और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में अब देखें, वो हम ना फाइनेंस, ये चीजें हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जा रही होती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमारे क्या पर्पस होता है कि हम हर वो ट्रांजेक्शन कर रहे होते हैं जिससे हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे कौन से होते हैं? इनकम स्टेटमेंट होती है जिसमें हमारी इनकम और एक्सपेंसेस हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा होता है बैलेंस शीट, जिसको हम स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज भी कहते हैं। उसमें हमारे क्या आ रहा होता है? एसेट आ रहे होते हैं, लायबिलिटीज आ रही होती है और हमारी इक्विटी आ रही होती है। मतलब क्योंकि हमारे पास बिजनेस में, एक हमारा बिजनेस है, ठीक है, हम बिजनेस को खुद से अलग करके सोचते हैं, बिजनेस इज सेपरेट एंटिटी, ठीक है। आप अलग है, आपका बिजनेस अलग है। आपने एक बिजनेस खोला, उस पर जितने भी आपके एसेट है, या तो वो लायबिलिटी पे आपने लिए होंगे या तो वो इक्विटी होगी। मतलब इक्विटी क्या होती है? ओनर जो उस पर पैसा लगा रहा होता है, ठीक है। तो हमारी बैलेंस शीट में तीन चीजें आ रही होती हैं, एसेट होता है, ठीक है, और लायबिलिटी प्लस इक्विटी आती है। अब ये जो हमारा एसेट होता है ना, इसमें ये दो चीजें होती है, या तो आपने लायबिलिटी पे लिया होगा या आपने इक्विटी पे लिया होगा, ठीक है। ये हमारी होगी स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। उसके बाद होते हैं कैश कैश फ्लो स्टेटमेंट। उसमें सिर्फ हम कैश की बातें करते हैं, इतना पैसा आया, इतना पैसा गया, ठीक है। अच्छा, अक्रूवल बेसिस का पता है? अब मेरी स्पीड तेज हो तो मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है शायद थोड़ी स्पीड। अक्रूवल बेसिस का पता है? अक्रूवल बेसिस ये होता है कि आज मैंने कोई सेल की, ठीक है, मैंने आपको कोई चीज बेची, लेकिन मैंने अभी आपसे पैसे नहीं लिए, मैंने आपको क्रेडिट टर्म पे दिया है कि 1 महीने बाद मैं आपसे पैसे लूंगी, ठीक है। अब क्या मुझे सेल रिकॉर्ड करनी चाहिए? मैंने सेल कर दी, उसको वो चीज भी दे दी है, लेकिन मैंने पैसे नहीं लिए, हम सेल रिकॉर्ड कर लेंगे। हाँ, तो यही अक्रूवल बेसिस होता है, क्योंकि मैंने रिस्क एंड रिवॉर्ड उसको ट्रांसफर कर दिए, मेरी सेल हो गई, ठीक है। अब वो जब पैसे देगा वो एक अलग मैटर होगा। मतलब जब मैंने सेल की तब मैंने अपने पास क्या रिकॉर्ड कर दिया? रिसीवेबल रिकॉर्ड कर दिए होंगे कि मुझे इससे मिस्टर ए से पैसे लेने हैं, लेकिन मेरी सेल भी हो गई, मैंने रिसीवेबल को डेबिट किया और मैंने अपनी सेल्स को क्रेडिट कर दिया होगा, ठीक है। मतलब सेल्स मेरे बुक्स में आ गई, रिकॉर्ड हो गई। उसके बाद जब इन्होंने मुझे पैसे दिए तो मैं क्या करूंगी? अपने कैश को डेबिट करूंगी, और जो मेरे यहाँ पे रिसीवेबल थे ना, इसको मुझे खत्म करना है, रिसीवेबल मेरे क्रेडिट हो जाएंगे, सही है। ये मैं अकाउंटिंग की बेसिक आज इसलिए बता रही हूँ क्योंकि पहली क्लास है, जब तक अकाउंटिंग का नहीं पता होगा तो फिर आगे मसले होंगे, इसीलिए शायद सर शाजिब ने चीजें बता दी हूँ ऑलरेडी, लेकिन बता रही हूँ। हमारे एसेट्स जब बढ़ते हैं तो वो डेबिट होते हैं, क्रेडिट होते हैं? वो डेबिट होते हैं। और लायबिलिटी और इक्विटी वो क्रेडिट होती है, मतलब ये इसके अपोजिट चल रही होती है, तभी ये डबल एंट्री बनेगी। डबल एंट्री का कॉन्सेप्ट ये है कि एक चीज हमारी बढ़ेगी, एक कम हो रही है, तो उसके हिसाब से हम एंट्रीज बना रहे होते हैं, और ये हमारी हमेशा इक्वल होगा जब भी हमारी बैलेंस शीट इक्वल होती है, सही है। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम ये करते हैं कि हमारा कोई प्रोडक्ट ए है, अब इसमें क्या क्या लग रहा होगा? हम मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से सोचते हैं, मतलब मैं ज्यूम कर रही हूँ मेरी जो कंपनी है वो मैन्युफैक्चर करती है, क्या कैसे बना रही होंगी मैं चीज, उसमें क्या क्या लग रहा होगा? मुझे क्या चाहिए उसके लिए, कोई भी चीज बनाने के लिए? गुड्स चाहिए होंगी, मतलब रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल चाहिए होगा, मतलब इसको मैं क्लासिफाई कर रही हूँ मटेरियल में। सही है, वो भी लेबर होगा। और जैसे आपने मशीन बोली, तो मशीन हम पूरी तो अपने कॉस्ट उस पे यूनिट पे चार्ज नहीं करेंगे, हम उसकी वो करेंगे, उसको कहते हैं ओवरहेड्स। दूसरे हमारे होते हैं ओवरहेड्स, मतलब जो बाकी के एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है। अब ये जो चीजें होती है इसको हमें क्लासिफाई करना है कि कितना मटेरियल एक प्रोडक्ट पे लग रहा है, मतलब एक यूनिट पे लग रहा है, कितना लेबर एक यूनिट पे लग रहा है। क्योंकि जब हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, हमने लेट से 100 चीजें मैंने एक साथ बना ली, उस पर मटेरियल लगा दिया, अब मुझे देखना है कि एक यूनिट पे कितना मटेरियल लगा, एक यूनिट पे कितना लेबर लगा, एक यूनिट पे कितना ओवरहेड लगा। क्योंकि मैं जब कॉस्टिंग करूंगी उसके बाद ही तो मैं प्राइसिंग करूंगी, ऐसे तो नहीं मैंने एक चीज बना ली, अब मुझे क्या पता मैं इसकी सेलिंग प्राइस क्या रखूं। मैंने अपने दिमाग में सोचा मुझे 20% इस पे प्रॉफिट चाहिए, लेकिन उसके लिए मुझे पता तो हो कि मुझे एक यूनिट कितने में पड़ा है,
क्योंकि जब मैं सब चीज एक साथ कर रही थी, मैंने बल्क मटेरियल मंगवा लिया, मैंने एक लेबर रख लिया जो सारा काम कर रहा है, और मैंने रेंट दिया, सारी चीजें, लेकिन मुझे नहीं पता कि एक यूनिट पे कितना लगा। उसको जो हम करते हैं ना, उसको कहते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग, कि एक यूनिट पे हम कितनी कॉस्ट लगाएंगे। कॉस्टिंग हमें मेनली बताती ये है कि एक प्रोडक्ट पे हमें कितनी कॉस्ट लगानी है। अच्छा, ये जो पार्ट ए है इसका, इसमें देखें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड अकाउंटिंग। इस चैप्टर में हम बहुत बेसिक सा पढ़ेंगे, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं ये मैं बताऊंगी। अभी मैं सिर्फ गो थ्रू कर रही हूँ, मैं आपको ये बताऊंगी। इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन। असल में MA1 का नाम जो है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन ही है, तो मोस्टली हमें देखना पड़ेगा कि मैनेजमेंट किस किस इंफॉर्मेशन को यूज करती है कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए। ठीक है, पार्ट बी है कॉस्ट क्लासिफिकेशन एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, अब ये जो हमारा पार्ट बी है, इसमें हम बता रहे होंगे कि कॉस्ट यूनिट्स क्या होते हैं, कॉस्ट क्लासिफिकेशन क्या होती है, क्योंकि हमें कॉस्ट को फिर क्लासिफाई करना होगा, कौन सा डायरेक्ट मटेरियल है, कौन सा इनडायरेक्ट मटेरियल है। हर चीज डायरेक्ट तो नहीं होती, कुछ डायरेक्टली उसका पार्ट बनती है, कुछ नहीं बनती। ये सारी चीजें जब हम इस चैप्टर पे आएंगे तो मैं बताऊंगी। मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट। हम कोई चीज बना रहे हैं तो हमें उसको मेजर भी करना होगा कि क्या हम सही चल रहे हैं, कोई हमें लॉसेस तो नहीं हो रहे, या कोई हमने बेंचमार्क बनाया होगा, तो वो चीजें भी हमें देखनी पड़ेंगी। अच्छा, इसका पार्ट सी, सोर्स डॉक्यूमेंट्स एंड कोडिंग। अच्छा, इसमें हम मेनली क्या पढ़ रहे होंगे कि किसी भी बिजनेस में सोर्स डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं। इस पे भी मैं आप लोगों का इनपुट चाहूंगी। अगर एक बिजनेस है उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं मेनली? बिल्कुल होंगे। जैसे हम सेल करते हैं, हम इनवॉइस इशू करते हैं, इस तरह की चीजें और भी होंगी। हम कोई परचेज करते हैं, परचेज रिक्विजिशन हम दे रहे होते हैं, इस तरह की चीजें, मतलब बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो हम इसमें पढ़ेंगे। कोडिंग जब हम इस चैप्टर पे आएंगे बता दूंगी। इसके जनरल में ये बता देती हूँ कि जैसे हम किसी भी बिजनेस में जाते हैं ना, हमने कोड्स रखे होते हैं कि भाई एसेट का कोड है 101, लायबिलिटी का कोड है 202, ताकि हमें आसानी हो किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करने में, ये इसलिए होता है। अच्छा, पार्ट डी कॉस्ट अकाउंटिंग। इसमें हम मेनली वो चीज पढ़ेंगे जो मैं बता रही थी कॉस्ट अकाउंटिंग वाली, कि मटेरियल और लेबर। बहुत सारा मटेरियल होगा, बहुत सारे लेबर होंगे। अब लेबर कितने किस्म के हो सकते हैं? एक कंपनी में एक ऐसा लेबर भी होगा जो डायरेक्ट वो चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब वो मशीनरी पे काम कर रहे हैं। ठीक है, एक हमारे पास सपोर्टिंग स्टाफ होगा, एक हमारे पास सुपरवाइजर होगा। सुपरवाइजर डायरेक्ट तो उस पर काम नहीं कर रहा, तो इन सबको हमें बाइफरकेट करना पड़ेगा कि कौन सा डायरेक्ट है, कौन सा इनडायरेक्ट है। ये हमें कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए चीजें करनी पड़ेंगी। 7 है हमारा ओवरहेड्स कॉस्ट। ओवरहेड्स हमारे होते हैं जैसे कोई भी एक्सपेंसेस होते हैं मटेरियल और लेबर के अलावा, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हो गए, रेंट्स हो गए, यूटिलिटी जितने बिल्स हैं, ये वाली जो चीजें होती हैं इसमें आएंगी। जॉब बेच एंड प्रोसेस कॉस्टिंग। कॉस्टिंग के बहुत से तरीके हो सकते हैं। अगर एक जैसे हम अपने फर्म की बात कर लें, हमें कोई भी एक जॉब दे दी कि मिस्टर ए तुम ये वाली जॉब करोगे, मतलब इस क्लाइंट को तुम एंटरटेन करोगे। ठीक है, अब ये हो गई जॉब। अब मैं जितनी भी कॉस्टिंग करूंगी ना, उस एक पर्टिकुलर जॉब के लिए करूंगी। एक जॉब हो गई कि मुझे एक क्लाइंट को एंटरटेन करना है। अच्छा, ऑन द अदर साइड बेच कॉस्टिंग क्या होता है? बहुत सारी जैसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती है, वो बेच में चीजें बना रही होती हैं, बेच एक बेच दो बेच में। ठीक है, उसको हम उसके लिए हमें बेच कॉस्टिंग यूज करना पड़ेगा। और तीसरा होता है प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या होता है कि एक से ज्यादा प्रोसेस हो रहे होते हैं, तो उसकी कॉस्टिंग अलग होगी। ये सारी हम इसमें पढ़ेंगे। अच्छा, पार्ट ई हमारा होता है स्प्रेडशीट। एक्सेल का किसी को है एक्सपीरियंस? तो इसमें मतलब बहुत बेसिक एक्सेल हम पढ़ेंगे, जब ये आएगा तो मैं दिखाऊंगी। ये बहुत बेसिक होता है। अच्छा, और जैसे आप लोगों को पता है अब तो एसी से सीबी हो गया है, तो हमें मतलब सिस्टम पे बहुत अच्छी ग्रिप होनी चाहिए। एक्सेल पे, वर्ड पे हमारी टाइपिंग स्पीड बहुत तेज होनी चाहिए। स्टार्ट के पेपर तो एमसीक्यूज हैं, वो तो पास हो जाते हैं बहुत आसानी से, लेकिन आगे जैसे जैसे आप आगे जाएंगे और ज्यादा आपको कॉम्पिटेंसी करनी पड़ेगी, मतलब सिलेबस के अलावा भी और स्किल्स हमें पैदा करनी पड़ेंगी। जैसे कि एक्सेल हमें आना चाहिए, हमारी टाइपिंग स्पीड तेज होनी चाहिए। आजकल जैसे पेपर चल रहे थे तो बहुत सारे दोस्तों की सिर्फ यही शिकायत थी कि चीज आ रही थी लेकिन हम टाइप नहीं कर पाए, हमें एक्सेल चलाना नहीं आ रहा था। तो ये वाले मसले भी हमें साथ साथ रिजॉल्व करने हैं, तो इस चीज पे भी हमें अपना ग्रिप लानी पड़ेगी। तो अच्छा, मेरी अप्रोच ये है कि मैं चाह रही हूँ हम चैप्टर वाइज लेके चलें, ताकि हमें पता चलता रहे कि हाँ ये चीजें हमारी कंप्लीट हो गई।
हम जब आगे जाएंगे ना, जैसे इसमें है चैप्टर 6, 7, 8, ये हमारे हेवी चैप्टर्स होंगे। बाकी जो स्टार्ट के हैं वो थ्योरी होगी। मैं दोबारा बता दूं, बुक पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आप ऐसे देखेंगे जो एग्जैक्ट वो बुक से दे रहे हैं, क्योंकि बुकिश नॉलेज भी इसमें बहुत होगी। तो जब तक बुक नहीं पढ़ेंगे वो चीजें कवर नहीं होंगी। अब जैसे मैं आपको बुक से ही पढ़ाऊंगी, लेकिन आपको घर जाके बुक को दोबारा रिवाइज करना होगा और हाईलाइट करना होगा कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अब देखो, खुद से हमें ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी होगी कि मुझे ये चीज इंपॉर्टेंट लग रही है, ये आ सकती है। मैं भी करवाऊंगी, मैं हाईलाइट करवाऊंगी, लेकिन ये जो मेरे वाले हैंडआउट्स हैं ये बहुत समराइज हैं। मतलब मैंने सिर्फ टॉपिक के नाम लिखे होंगे, मैंने सिर्फ ये लिखा होगा कि क्या आप इसको पढ़ के समझ पा रहे हैं, आपके दिमाग में क्या चीजें आ रही हैं। ठीक है, पढ़ना हमें बुक से ही होगा। ठीक है, अब चैप्टर 1 में हमारी क्या क्या चीजें कवर हो रही हैं। ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शंस। ठीक है, अब हर ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग किस्म की हायरार्की होती है। हायरार्की समझते हैं? जैसे हम फर्म में पहले पार्टनर, फिर उसके नीचे हमारे डायरेक्टर्स होंगे, उसके नीचे सीनियर मैनेजर, फिर मैनेजर, फिर एम। तो ये अब हर कंपनी के हिसाब से अलग अलग होंगे। ये इस चैप्टर, अब आज हम यही पढ़ेंगे, तो आगे चल के मैं आपको बताती हूँ कि इस चीज में होता क्या है। पॉलिसी मैनुअल, नाम से समझ आ रहा है कि मैनुअल मतलब कोई आपको पॉलिसी बनी हुई होगी किसी भी कंपनी की कि किस तरह हमें काम करना है बिजनेस में। ठीक है, तीसरा है मेन टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ ए बिजनेस। ये हम देखते हैं आगे चल के। कंट्रोल ओवर ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन के ऊपर जो कंट्रोल्स होंगे ये हमारे इसी चैप्टर में आएंगे। डबल एंट्री बुक कीपिंग, थोड़ा सा मैंने आपको डबल एंट्री का बता दिया है, लेकिन डिटेल में हम इसमें पढ़ेंगे। कॉस्ट लेजर अकाउंटिंग, कॉस्ट लेजर क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग हमारी फाइनेंशियल से डिफरेंट चल रही होगी, वही चीज हम यहाँ पे सीखेंगे। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम्स, इसमें कंप्यूटराइज अकाउंटिंग किस तरह लेके चलनी है हम वो सीखेंगे। चीजें समझ आ रही हैं जितना, क्योंकि बहुत बेसिक है आज, तो बहुत ही बेसिक चलना है। तो जहां पे कुछ नहीं आया ना बोल देना। से सबसे पहले ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शंस। अच्छा, एक बिजनेस है उसमें कॉमन मतलब मेनली फंक्शंस क्या हो सकते हैं। जैसे कि मैं एक एक आपको वो दे देती हूँ कि उसमें परचेजिंग डिपार्टमेंट होगा एक, ये इसका एक फंक्शन है। इसी तरह आपके जहन में और क्या आता है? ऑपरेशन हो सकते हैं, एचआर हो सकता है, बिल्कुल, सेल्स मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, सेल्स मार्केटिंग, फाइनेंस। ये हमारे हैं जो मेनली होते हैं, हर बिजनेस में होंगे, परचेज भी वो कर रहा होगा, अनलेस कि वो सब वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ना हो तो उसके परचेजेस होंगे। सही है। अब जैसे बुक नहीं है ना अभी आप लोगों के पास, चले आज मैं इसी से आपको पढ़ लेती हूँ। कल आप मतलब नेक्स्ट क्लास में बुक अगर अरेंज हो जाए, हम बीपीपी लेके चलेंगे ताकि सबके पास सेम बुक हो। सही है। अच्छा, इसमें ये लिखा हुआ है मोस्ट कॉमन जो हमारे फंक्शन ऑफिस है, जो सारी आपने बताई दी है, परचेज, ह्यूमन रिसोर्स, एडमिन, फाइनेंस, सेल्स एंड मार्केटिंग, क्योंकि ये हर जगह ही होंगे। ठीक है, अब जो हमारा दूसरा है मतलब इसी में चार्ट्स जो मैं कह रही हूँ, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट्स जो होते हैं। तो अच्छा, ये चीज मैंने वैसे हैंडआउट में भी लिखी हुई है, ऑफिस फंक्शंस, अगर आप देख सकते हैं। ठीक है, अब ये देखें मैंने इसलिए बनाया कि परचेजिंग दिमाग में अगर एक नाम आ गया तो पीछे आपके आ जाएगा कि हाँ क्या चीज है परचेजिंग, आपको पता चल जाएगा। ये हैंडआउट्स इस तरह बनाए हैं मैंने कि इसको देख के क्विक रिवाइज करना है तो आपको आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखें ऑर्गेनाइजेशन चार्ट्स आ रहे हैं। अब ये क्यों बनते हैं, सबसे पहले तो इसकी रीजंस लिखी हुई है। इससे हमें पता चलते हैं कि हमारी जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उस वो कितने यूनिट्स में डिवाइड हुई हुई है। यूनिट्स होते हैं ना एक ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे मैंने फंक्शन बोला उसको हम यूनिट्स भी बोल सकते हैं। कितने यूनिट्स में, ये हमें फायदा होगा चार्ट बना होगा। अगर आप प्रैक्टिकली किसी कंपनी में जाएंगे ना, जैसे हम एज ऑडिटर हम जिस भी कंपनी में जाते हैं हम उनका ऑर्गेनाइजेशन चार्ट लेते हैं, ताकि हमें पता चले कि कौन किसको रिपोर्टेबल है, या कौन कौन से डिपार्टमेंट है इसमें, कौन कौन से यूनिट्स हैं। इसके लिए हम उसके ऑर्गेनाइजेशन चार्ट लेते हैं ताकि हमें अंडरस्टैंडिंग हो कंपनी की। फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड रिपोर्टिंग चैनल। अच्छा, इससे हमें पता चलेगा जैसे अगर मिस्टर ए है,
अब ये जो चार्ट बने होंगे ना, मुझे पता चलेगा कि मिस्टर बी और जो सी है वो ए को रिपोर्ट करते हैं, ठीक है, और सी को डी और ई जो है वो सी को रिपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब एक पर्पस ये भी होता है कि हमें रिपोर्टिंग चैनल का पता चले, ठीक है। तीसरा, द स्ट्रक्चर ऑफ अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेलीगेशन। अब इससे हमें ये पता होगा कि जो मिस्टर ए है इसके पास अथॉरिटी है कि ये इनको काम देगा, डिवाइड करेगा काम, और ये फिर अकाउंटेबल होंगे ए को, सही है। मतलब इसका हमें एक ये भी फायदा हो गया कि स्ट्रक्चर ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी किसके पास है यहाँ पे, मतलब बी के पास अथॉरिटी नहीं है, अथॉरिटी ए के पास होगी। ये चीज हमें चार्ट से पता चलेंगी। अच्छा, ये बुकिश चीजें ये क्वेश्चन में आती हैं एमसीक्यूज में, ठीक है। सॉरी। अच्छा, और इसमें कोई भी अगर प्रॉब्लम होगा तो हमें इस चार्ट से पता चल जाएगा। कैसा प्रॉब्लम? कि हायरार्की सही फॉलो नहीं हो रही, ए के पास अथॉरिटी है लेकिन बी अपनी चला रहे, ए की सुन नहीं रहा, ये चीजें हमें इससे पता चलेंगी। जैसे ये जो सबसे नीचे दिया हुआ है ना, ये हमारा बिल्कुल वो है बेसिक वाला जो चार्ट होता है ना। देखें, बोर्ड बना हुआ है, एक बीओडी होता है कंपनी में, इसमें बहुत सारे डायरेक्टर्स होते हैं, बोर्ड बना हुआ है उसमें बहुत सारे डायरेक्टर्स होते हैं। अच्छा, फिर ये बहुत ही इसने जनरल सा बना हुआ है, या बुक में भी देखेंगे, आपके बुक में बना हुआ है कि सेल्स एंड मार्केटिंग ये भी बीओडी को रिपोर्ट कर रहे हैं, फाइनेंस भी इसको रिपोर्ट कर रहा है, एचआर वाले भी इसी को रिपोर्ट कर रहे हैं, परचेज डिपार्टमेंट भी और एडमिन वाले भी सब इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। कोई, क्योंकि अभी इसमें कोई भी कॉम्प्लेक्स यूनिट्स नहीं बने हुए, कोई प्रोडक्ट नहीं है, तो सब डायरेक्ट अपने डायरेक्टर को रिपोर्ट कर रहे हैं। ये बहुत छोटी लेवल के ऑर्गेनाइजेशन पे ऐसा होता होगा। अच्छा, अगर आप आगे आएंगे नेक्स्ट पेज पे हमारा बना हुआ है फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन। अब ये क्या है कि इसमें अलग अलग फंक्शंस होंगे। किस तरह कि एक मैनेजिंग डायरेक्टर था, अब उसके अंडर देखें अलग अलग डायरेक्टर्स आ रहे हैं। सबसे ऊपर मैनेजिंग डायरेक्टर आ गया, फिर उसके डिफरेंट डायरेक्टर्स हैं, मार्केटिंग डायरेक्टर अलग होगा, प्रोडक्शन अलग होगा, इस तरह सब अलग होंगे। अब प्रोडक्शन के अंडर और डायरेक्टर्स आ रहे होंगे। अब जैसे इसने मार्केटिंग के बताया, मैं मार्केटिंग डायरेक्टर तो है, अब इसके अंडर एक सेल्स मैनेजर आ रहा होगा जो सेल्स वाली चीजें देख रहा होगा, और एक अलग से एडवर्टाइजमेंट का जो मैनेजर होगा वो अलग होगा कि किस तरह हमें मार्केटिंग करनी है, एडवर्टाइजमेंट किस तरह करनी है, सही है। और मार्केट रिसर्च मैनेजर अलग होगा, रिसर्च करेगा कि भाई मार्केट में कौन सी चीज ज्यादा चल रही है, हम कहीं पीछे तो नहीं चल रहे, मार्केट में कोई नई चीज आ गई है जो हमने नहीं की, वो ये बताएगा। इसी तरह फाइनेंस डायरेक्टर ऊपर है। अब उसके अंडर कौन आ रहा है? मैनेजमेंट अकाउंटेंट और फाइनेंशियल अकाउंटेंट, क्योंकि ये दोनों अलग होंगे। छोटी ऑर्गेनाइजेशन होगी उस पर शायद ऐसा ना हो, बस एक ही फाइनेंशियल मैनेजर होगा और जो सारी चीजें देख रहा होगा। लेकिन अगर कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो उस पर हमें अलग अलग करने पड़ते हैं, ज्यादा काम होगा, बर्डन होगा। तो ये हो गया हमारा फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन। अच्छा, जियोग्राफिकल डिपार्टमेंट, बहुत सारे बिजनेस ऐसे होंगे, बल्कि होते भी हैं, अलग अलग रीजन में उनका बिजनेस होता है, तो उसके लिए फिर हमें अलग अलग ही वो रखने होंगे। जैसे हमारा एक बोर्ड है, ठीक है, अब उसके अंडर 3 हमने रीजन वाइज पहले डिवाइड कर दिए कि रीजन ए, रीजन बी, रीजन सी। अब रीजन ए में पूरी चीज अलग से हो रही होगी, एक अलग से समझो प्रोडक्शन हो रही है, वहां पे अलग से सेल चल रहा है, सब कुछ अलग चल रहा है, तो वहां पे हमें हर चीज अलग ही रखनी पड़ेगी। वहां पे उनका फाइनेंस भी होगा, वहां पे हमने प्लांट मशीनरी लगाई होगी, तो हमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपना अलग बनाया होगा, वहां पे एचआर होगा, वहां पे हर चीज होगी, सही। और इसी तरह रीजन डी में भी, रीजन सी में भी। मतलब ये बहुत बेसिक चीजें हैं कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरह चलती हैं, किस तरह उनमें हायरार्की किस तरह होती है। अच्छा, अब है प्रोडक्ट ब्रांड डिपार्टमेंटेशन। अच्छा, ये क्या चीज होती है? एक ऑर्गेनाइजेशन है वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना रही है, जैसे यूनिलीवर है, कितने प्रोडक्ट्स हैं उसके, एक तरह से तो वो उनको मैनेज कर ही नहीं पाएंगे, उनको हर एक के लिए अलग अलग रखना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह अगर जिसमें यहाँ पे बना हुआ है, अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, अब उसके अंडर अलग अलग प्रोडक्ट्स आ रहे होंगे, अलग अलग प्रोडक्ट्स के मैनेजर, कि मैंने एक मैनेजर बना लिया, वो तुम भाई प्रोडक्ट ए देखोगे, तुम प्रोडक्ट बी देखोगे। अब उस प्रोडक्ट की जितनी भी चीजें आ रही हैं, उस प्रोडक्ट, वो हमने जो देखा था रीजन था, कि उस रीजन की जितनी चीजें थी, ये है कि इस प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट ए में प्रोडक्शन हो रही है, उसमें कितना खर्चा हो रहा है, तो उसके फाइनेंस की जो चीजें होंगी, उसकी जो मार्केटिंग की चीजें होंगी,
वो जो देख रहा होगा वो डिविजनल मैनेजर जो हमने असाइन उसको किया हुआ होगा वो देख रहा होगा, लेकिन अल्टीमेटली वो भी रिपोर्ट किसको कर रहा है, बोर्ड को कर रहा है, मतलब बोर्ड तो ऊपर ही है। फिर जो उसने डिवाइड की हुई है ना चीजें, वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से की हुई है। लेट्स से एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे प्रोडक्ट है ही नहीं अलग अलग, ना ही वो रीजन है, वो एक ही है, तो हम जो सबसे सिंपल चल रहा था वो चलेगा। प्रोडक्ट ज्यादा है, रीजन्स नहीं है, तो हम ये वाला फॉलो करेंगे। मतलब ये वेरी करता रहेगा ऑर्गेनाइजेशन पे। अच्छा, उसके बाद एक टॉपिक आता है, इसको सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, नाम से क्या समझ आता है? सही है, ठीक है। और कोई? चलो, नाम से मैं समझ आ रहा है सेंट्रलाइजेशन मतलब कोई एक ही जगह पे कोई चीज हो रही है, ठीक है। इसको मैं यहाँ से देखती हूँ, जैसे आपने बोला हेड ऑफिस से, तो इसका यही मकसद होता है कि एक बहुत सारी ब्रांचेस बनी हुई है, लेकिन सेंट्रलाइजेशन हमें, सेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब है कि लेकिन जो उसके सारे जो फैसले होंगे, जो डिसीजन मेकिंग होगी ना, वो सारी हमारी हेड ऑफिस से हो रही होगी, ठीक है। और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होगा कि हेड ऑफिस ने सबको अथॉरिटी दे दी कि भाई तुम अपनी ब्रांच देखो, तुम अपनी ब्रांच देखो, जैसे हमने पीछे देखा रीजन था कि तुम अपना रीजन देखो, तुम्हें जैसा डिसीजन लेना है तुम लो, ठीक है। या प्रोडक्ट देखा था, प्रोडक्ट मैनेजर को बोल दिया कि भाई तुम्हें जैसा ठीक लग रहा है तुम्हारे प्रोडक्ट के लिए तुम डिसीजन लो। ये हो गया डिसेंट्रलाइजेशन। और सेंट्रलाइजेशन की हेड ऑफिस ने अपने पास रखी हुई है सारी अथॉरिटी, बोर्ड ने अपने पास रखी हुई है कि जो मैं डिसाइड करूंगा वो तुम सबके लिए ओके होगा, ठीक। अब इस चीज से फायदा क्या होगा सेंट्रलाइजेशन से, इसमें मैंने वैसे लिखे हुए हैं, वैसे ही आप जनरल बता दें कि एक ही जगह से फैसले हो रहे हैं। लेट्स अज्यूम ब्रांचेस है बहुत सारी, हेड ऑफिस है, वहां से फैसले हो रहे हैं, सारी डिसीजन मेकिंग जो है हेड ऑफिस से हो रही है, तो इसका फायदा क्या होगा? क्या होगा? कंसिस्टेंसी, डिसीजन, सही है। टाइम कम लग रहा होगा, वैसे तो हर कोई अपना अपना कर रहा है, वो टाइमली नहीं हो पाएंगे, लेकिन अगर एक ने ले लिया डिसीजन हेड ऑफिस ने, वो सबको बता देगा, कम्युनिकेट कर लेगा, टाइम बहुत कम लगा, मतलब सिर्फ एक बोर्ड ने बैठ के वो डिसाइड कर लिया, वहां पे अलग अलग सब बैठ रहे हैं डिसाइड कर रहे हैं, सही है। अब ये जो मैंने आपको दिया है, इस पे मैंने सिर्फ कीवर्ड्स लिखे हुए हैं, इसके एडवांटेज में देखे मैंने कंसिस्टेंसी लिखा हुआ है, सही है। अब इसका क्या मतलब है कि अगर एक बंदा फैसला कर रहा है तो वह सब डिपार्टमेंट के लिए एक सी चीजें रखेगा, तो कंसिस्टेंसी आ जाएगी हर डिपार्टमेंट में, ठीक है। और दूसरा मैंने इसमें लिखा हुआ है इजी डिसीजन मेकिंग, हर कोई बीच में नहीं बोल रहा होगा, जब हम हर किसी को अथॉरिटी दे देंगे बीच में बोलने की या तुम डिसाइड कर लो, तो हर किसी का इनपुट आ रहा होगा, चीजें डिले कर रही होंगी, तो डिसीजन मेकिंग में टाइम लग रहा होगा, टाइम भी लगेगा और मुश्किल भी हो जाएगी कि हम किसको सुने। डिवीजन ए ने एक फैसला ले लिया, लेकिन डिवीजन बी कह रहा है कि नहीं इसने गलत फैसला लिया है, अब मैं ऐसा नहीं लूंगा, लेकिन हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन की कंसिस्टेंसी भी तो लेके चलनी है, तो यहाँ पे ये मसला आ जाएगा। लेकिन अगर हेड ऑफिस अपने पास सारी रख रहा है अथॉरिटी डिसीजन मेकिंग की, तो वो सबके लिए एक जैसी रखेगा, तो डिसीजन मेकिंग यहाँ पे आसान हो जाएगी, ठीक है। तीसरा, बेटर कंट्रोल्स ओवर ऑपरेशंस, हेड ऑफिस मतलब जो बोर्ड है उसको पता होगा, उसका कंट्रोल होगा हर चीज पे, ऑपरेशंस पे, कि डिवीजन ए अच्छा ये कर रहा है, डिवीजन बी मेरा ये कर रहा है, अगर वो उनको ही छोड़ दे कि भाई तुम जैसा करो, तो उसको कंट्रोल नहीं आ रहा होगा हेड ऑफिस का, उसको क्योंकि डिवीजन मैनेजर बोलेगा कि मेरी अथॉरिटी है, डिसेंट्रलाइजेशन है, मेरी अथॉरिटी है, मेरी मर्जी है, मैं जैसा भी फैसला करूं और मुझे ये सही लग रहा है मैं करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे उसका जो कंट्रोल था वो हट गया हेड ऑफिस का, ठीक है। प्रॉपर बैलेंस बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, जैसे मैंने पहले बात की कि डिवीजन ए ने एक फैसला ले लिया, बी नहीं ले पा रहा वैसा फैसला, लेकिन अगर हेड ऑफिस होगा तो वो सब में एक जैसा कर रहा होगा फैसला। इकोनॉमीज ऑफ स्किल, इकोनॉमीज ऑफ स्किल किससे कहता है?
एक एक डिपार्टमेंट है या एक लेट्स से एक पर्सन है मिस्टर ए, वो 10 प्रोडक्ट बनाता है, मिस्टर बी जो है वो 100 प्रोडक्ट बनाता है। तो जो ये होगा ना, इसको चीजें पता भी ज्यादा होंगी, क्यों? क्योंकि इसने ज्यादा बनाई है, और इसको टाइम भी कम लगेगा चीजों में। इस चीज को हम कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्किल। जब आप काम ज्यादा करते हैं ना, उसकी वजह से जो आपका टाइम सेव होगा, आपका इवन मटेरियल भी सेव हो रहा होता है, बहुत ज्यादा काम की वजह से या बल्क की वजह से जो आपको फायदे हो रहे होते हैं, उसको इकोनॉमीज ऑफ स्किल कहते हैं। तो जब एक हेड ऑफिस है, उसको पता है उसने ज्यादा फैसले किए होंगे एज कम्पेयर टू डिविजन्स, उसने ज्यादा फैसले किए, उसको पता है कि मैंने ये डिसीजन लिया था तो ये नुकसान हुआ था, मैंने ये डिसीजन लिया था तो ये फायदा हुआ था, ठीक है। तो अब उसको पता है, उसके पास इकोनॉमीज ऑफ स्किल्स हैं, तो वो सही फैसला करेगा। लेकिन एक डिवीजन मैनेजर है, उसने कभी ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया, वो पहली बार ये डिसीजन लेना चाह रहा है, तो उसको नहीं पता कि वो सही होगा नहीं होगा, उसके पास इकोनॉमीज ऑफ स्किल्स नहीं है। तो जब वो एक ऐसा बंदा डिसीजन ले रहा है जो ऑलरेडी ऐसे डिसीजन ले चुका है, तो उसका फैसला ज्यादा बेहतर होगा, तो उसके पास इकोनॉमीज ऑफ स्किल। एक्सपर्टेड स्टाफ, अगेन वो ज्यादा हेड ऑफिस। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पॉलिसी, अच्छा स्टैंडर्ड कोई चीज, स्टैंडर्ड कहते हैं कि एक जैसी चीज हर जगह हो, मतलब एक पॉलिसी उन्होंने बना ली तो वो सबके लिए एप्लीकेबल होगी, बीच में कोई ये नहीं करेगा कि मैं ये नहीं फॉलो कर रहा, सबके लिए एक जैसी पॉलिसी है, सब डिवीजन के लिए एक ही पॉलिसी फॉलो हो रही होगी, एक ही सिस्टम, एक ही प्रोसीजर, एक ही डॉक्यूमेंटेशन हो रहा होगा। अच्छा, नो डुप्लीकेशन ऑफ सर्विसेज, एक ही हेड ऑफिस ने ले लिया फैसला, बस अब ये हो गया। ऐसा नहीं है कि भाई डिवीजन ए का जो मैनेजर है वो टाइम लगा रहा है, फिर डिवीजन बी का मैनेजर अपने लिए लगा रहा है, बस एक ही ने कर लिया, तो हमारी जो डुप्लीकेशन ऑफ सर्विसेज नहीं हुई, एक साथ ही हो गया। उसके बाद है डिसेंट्रलाइजेशन, इसके भी कुछ फायदे होते हैं, इसके क्या फायदा हो सकता है? बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे जो हम टाइम वाली बात कर रहे हैं कि फैसला जल्दी हो जाएगा, ये हम कर रहे हैं सिर्फ उस डिवीजन के हिसाब से। हाँ, कि डिवीजन ए जो है वो चाहेगा कि मेरा काम जल्दी हो जाए, अगर हेड ऑफिस करेगा टाइम लगेगा कि वो सबको देखेगा, तो मैं खुद कर लूँ, मेरा हो जाएगा। ये यहाँ पे एडवांटेज है कि डिवीजन, अच्छा क्या पता उस फैसले की दूसरों को जरूरत ही नहीं है, वो डिसीजन है ही सिर्फ डिवीजन ए का, मतलब कोई ऐसी चीज है जो इम्पैक्ट ही सिर्फ डिवीजन ए पे कर रही है, तो हम क्यों फजूल में टाइम जाया करें और उनको भी हम उतना टाइम दें। डिवीजन ए का जो मैनेजर है उसको ज्यादा पता है, वो करके टाइम सेव कर सकता है। सेल्फ सफिशिएंट लोकल ऑफिस, वो खुद ही सफिशिएंट होंगे कि भाई हम अपना फैसला खुद कर लेंगे। प्रोसीजर्स टेलर्ड अकॉर्डिंगली, मतलब कि मुझे पता है मेरा डिवीजन है कि मुझे किस तरह लेके चलना है, तो अपने हिसाब से उसको टेलर्ड करूंगी। मतलब मैं एक क्यों स्टैंडर्ड चीज पे चलूं, क्या पता वो मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं हो, मुझे उसमें काफी मसले हो, तो मैं चाहूंगी कि मेरे हिसाब से चीज हो और वो मुझे ज्यादा बेटर सूट करे, मेरे हिसाब से नहीं, मतलब मेरे डिवीजन के हिसाब से कि उसमें मुझे ज्यादा फायदा हो रहा है, तो हम ये करेंगे। डिसीजन मेड बाय नॉलेजेबल पीपल, इसका क्या मतलब है? कोई अगर इनपुट देना चाहे। मैं बताती हूँ, डिवीजन ए है, उसका जो मैनेजर होगा डिविजनल मैनेजर, उसको चीजें ज्यादा पता होंगी हेड ऑफिस को, डिवीजन ए की चीजें, मैं ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की नहीं, डिवीजन ए की जो चीजें मैनेजर को ज्यादा पता होंगी। मैं पूरे ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं कर रही, वो तो ऑब्वियसली उसको ज्यादा पता होंगी, लेकिन एक मेरा डिवीजन है, मुझे ज्यादा पता होगा कि मेरे लोग कैसे हैं, काम किस तरह करते हैं, मुझे ज्यादा नॉलेज है। तो अगर मेरी डिवीजन का मैं फैसला लूंगी, तो वो यहाँ में ये एडवांटेज है कि मुझे ज्यादा पता है कि मेरे लोग किस तरह काम करेंगे, मेरे पास कितना मटेरियल है, मुझे कौन सी चीज कब चाहिए, तो ये चीज, इस चीज में मैं ज्यादा नॉलेजेबल होंगी, मतलब डिविजनल मैनेजर जो होगा वो ज्यादा अच्छा इसमें डिसीजन ले सकता है। मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर जूनियर्स, क्योंकि जब एक हेड ऑफिस कर रहा होगा वो ज्यादा से ज्यादा किसको अपने साथ लेगा, सीनियर मैनेजर को लेगा, मैनेजर को लेगा, लेकिन एक डिविजनल मैनेजर है, वो तो अपने सबॉर्डिनेट्स को भी ले रहा होगा कि भाई तुम भी इनपुट दो, तुम मुझे बताओ कि किस तरह करना है, तो जूनियर्स के पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आ जाती हैं। फोकस टॉप मैनेजमेंट, अब यहाँ पे टॉप मैनेजमेंट में होंगी, तो मैं ज्यादा फोकस्ड होंगी कि मेरे हिसाब से जो चीज चल रही है, क्योंकि अब टॉप मैनेजमेंट में हूँ, मैं बोर्ड के पास नहीं जा रही, टॉप मैनेजमेंट। इम्प्रूव्ड कंट्रोल्स, अच्छा यहाँ पे जो कंट्रोल्स की बात कर रही है, ये मेरा कंट्रोल, मतलब डिविजनल मैनेजर जो है उसका कंट्रोल ज्यादा होगा अपने डिपार्टमेंट पे,
तो यहाँ पे कंट्रोल्स इंप्रूव हो जाएंगे। अब देखो ये जो चीजें होती है ना, ऐसा नहीं होता कि सेंट्रलाइजेशन अच्छा है या डिसेंट्रलाइजेशन, अगेन ये डिपेंड करेगा कि उस ऑर्गेनाइजेशन को क्या चीज सूट कर रही है। सही है, मतलब हमने दोनों में एडवांटेज देखे, और जो उसका एडवांटेज है वो उसका डिसएडवांटेज होगा ऑब्वियसली। मतलब दोनों चीजों में एडवांटेज भी आएगा, डिसएडवांटेज भी आएगा, लेकिन हमें देखना है कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरह की है, तो हमें यहाँ पे क्या सेंट्रलाइज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हेड ऑफिस को पता है कि नहीं, लोग खुद से फैसले नहीं कर पाएंगे, और शायद वो इतने नॉलेजेबल नहीं है, वो ज्यादा टाइम लगा लेंगे, तो हेड ऑफिस क्या करेगी, अपने पास, बोर्ड अपने पास सारी अथॉरिटी रखता है कि मैं करूंगा। लेकिन अगर बोर्ड को लग रहा है कि नहीं, मेरे जो है इंडिविजुअल मैनेजर, उनमें इतनी कैपेबिलिटी है, वो डिसीजन अच्छे ले सकते हैं, तो वो डिसेंट्रलाइज करेगा कि हर कोई अपने करे। अच्छा, मोस्टली होता है कि ऐसा नहीं होता कि सारे फैसले सेंट्रलाइज हो या सारे, कुछ फैसले सेंट्रलाइज होंगे, कुछ डिसेंट्रलाइज होंगे। सही है, इससे रिलेटेड कोई सवाल? ये बहुत बेसिक है, इसमें थ्योरेटिकल चीजें ज्यादा हैं। अब मैं एग्जाम की बात कर लूँ तो इसका बुक पढ़ेंगे, इसके एडवांटेजेस और अच्छे से लिखे हुए हैं, और आगे एग्जाम्पल्स भी लिखी हुई हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज में टेक्स्ट बुक से। तो आपको जब एग्जाम में ये इसी की एग्जाम्पल्स भी देता है, और इसमें जो लाइंस लिखी हुई हैं वो भी देता है। मतलब मेरा तो एक्सपीरियंस रहा है, मैंने जो एग्जाम्स दिए हैं, स्टडी टेक्स्ट से वो चीजें पूछता है, तो स्टडी टेक्स्ट पे बहुत अच्छी ग्रिप होनी चाहिए। इससे क्या होगा, आप रिवाइज कर लेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से अब आपको समझ तो आ गया होगा कि क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है। तो वो क्या पूछेगा, वो आपको पूछेगा कि सेंट्रलाइजेशन के एडवांटेज क्या है, और वो नीचे 3 डिसएडवांटेज देगा, या 3 उसके एडवांटेज देगा, और 1 एडवांटेज आपको सेंट्रलाइजेशन का दे देगा। तो आपको पढ़ के देखना है कि कौन सा मुझे सही लग रहा है, सेम उसके लिए भी। ब्रेक लेना है 10 मिनट? लेना है? चलें 10 मिनट में रिज्यूम करते हैं। ऑनलाइन वालों को आवाज नहीं आ रही? मैंने अभी आप लोगों का मैसेज देखा है, और स्क्रीन तो शेयर की हुई है मैंने। बात अगर आप कंफर्म कर लें, स्क्रीन मैंने शेयर की हुई है, आपको शो हो रही है? ठीक है, आवाज आ रही है, सही है। ओके ओके, मैंने फिजिकल वालों को अभी ब्रेक दिया हुआ है, आप लोगों को कोई चीज पूछनी है आप पूछ सकते हैं। जितना मैंने पढ़ाया उतना समझ आया? आज वैसे हम बहुत बेसिक लेके चले हैं, क्योंकि पहली क्लास है, और कॉमर्स बैकग्राउंड भी नहीं है, तो मैं चाह रही थी कि थोड़ा सा फेमिलियर हो जाएं चीज़ों से, तो फिर हम सही वाली स्टार्ट लेंगे। काइंडली कंफर्म कर दे जितना पढ़ा है वो समझ आ रहा है। इबाद एहसन, ठीक है, कोई भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, और हैंडआउट्स मैंने फिजिकल क्लास में तो दे दिए हैं, आप लोगों के पास नहीं होंगे, तो मैं आपको ईमेल कर दूंगी। आप अगर अपनी ईमेल, आप मुझे ईमेल कर दीजिएगा। मेरी ईमेल अगर आप लिख लें, मेरी ईमेल अक्सा मजीद AQSAMAJEED 1999 @outlook.com। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, AQSAMAJEED 1999 @outlook.com। आप जिसको भी ये हैंडआउट्स चाहिए तो मैं आपको ईमेल कर दूंगी PDF में। जी बिल्कुल, आप मुझे ईमेल कर दीजिएगा ताकि मेरे पास आपकी ईमेल आईडी आ जाए, मैं आपको शेयर कर दूंगी।
और वो हैंडआउट्स बहुत समराइज है, मतलब एक रिवीजन के हिसाब से आप उसको रख सकते हैं, या आप उस पर अपनी नोटिंग कर सकते हैं स्टडी टेक्स्ट से पढ़ के। लेकिन उसको बिल्कुल भी स्टडी टेक्स्ट का सब्स्टिट्यूट नहीं समझेगा, स्टडी टेक्स्ट बहुत जरूरी है पढ़ना, वो आपको पढ़नी पड़ेगी। इस पे आप नोटिंग कर सकते हैं, जो मैं साथ साथ बोलती भी जा रही हूँ वो आप इस पे नोट कर सकते हैं। चलें फिर 10 मिनट बाद मिलते हैं दोबारा।
ऑनलाइन वाले आ गए? ऑनलाइन वालों को आवाज आ रही है मेरी? मैंने कंफर्म कर दें चैट पे। स्टार्ट करें हम? मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज कंफर्म कर दें। ऑनलाइन वाले लगता है ब्रेक पे गए हैं, अभी तक वापस आए नहीं। अच्छा, मैं ये कहना चाहती थी कि इस सेशन को ना बहुत इंटरेक्टिव बनाना है, मतलब कुछ भी चीज पूछनी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, मतलब ये नहीं है कि जैसे फर्स्ट ईयर इंटर में होता था कि पूछना ही नहीं है टीचर से। अब मैं बताती हूँ, मेरी इतनी इंटरेक्शन होती थी कि मेरे टीचर बहुत बिजी होते थे तो वो बहुत कम टाइम देते थे और मैं पूछती भी कुछ ज्यादा ही थी, जाके फैकल्टी रूम में चली जाती थी। तो एक बार ना उन्होंने कहा बताता हूँ नहीं बताया, तो हम जाके उनके रास्ते में बैठ गए थे, मैं पता था वो बाहर गए, हम स्टेयर्स पे जाके बैठ गए, मैं और मेरी एक दोस्त थी कि नहीं सर आपको बताना है, हम फिर जाने देंगे। तो जब इस तरह की डेडिकेशन लाएंगे तभी पेपर पास होंगे, वरना नहीं हो सकते। और दूसरा ये कि हम लोगों की सोच होती है, यहाँ पे ए लेवल्स तो कोई नहीं है, ठीक है, हम लोग की ये होती है कि ए लेवल्स वाले ही हमसे बहुत ज्यादा होता है, हमारी होती है नॉर्मल, मेरी भी थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। एसीसीए में सिर्फ मेहनत चाहिए, ए लेवल्स और लेवल्स का कुछ भी नहीं होता। मैं आपके ग्रेड्स जान सकती हूँ इंटर में? सही है, मतलब एसीसीए ऐसा है कि कहीं से भी आओ ना, जैसे मैं कहती हूँ मेरी एग्जाम्पल ले लो, मेरे कुछ भी नहीं था, मतलब मेरा तो इंटर भी नहीं था, मैं क्या बोलूँ कि एक छोटा सा जैसे बच्चा होता है ना, मैट्रिक में क्या होता है, मैं 15 साल की थी तो मैंने किया। और अच्छा, मेरी एक और बात कि मैं कराची से नहीं हूँ, मैं नवाबशाह से हूँ, तो मेरी फैमिली भी यहाँ नहीं थी, मैं और मेरा भाई हम अकेले रहते थे यहाँ पे। और मतलब ये घर के काम ये वो सब कुछ करते थे और साथ साथ पढ़ते भी थे। तो मतलब मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन मेहनत खुद करनी पड़ेगी। मतलब ये ऐसी स्टेज है, यहाँ पे आके आपको पेरेंट्स नहीं बोलेंगे कि बेटा पढ़ लो, नहीं बोलेंगे। अगर बोल रहे हैं ना बहुत गलत कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पेरेंट्स मुझे आके कहते हैं कि बेटा बस कर दो, कुछ खा लो, कुछ पी लो, सो लो, मेरा इस तरह का होता है, क्योंकि इतना पढ़ना पड़ता है यहाँ पे। लेकिन हार्ड वर्किंग से ज्यादा स्मार्ट वर्क की तरफ भी जाना है, कि देखना है कि हाँ इस तरह पढ़ना है। एक बार अपनी देख लो कि मुझे किस तरह चीजें समझ आ रही हैं, किसी चीज में मसला हो रहा है ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करो, टीचर से पूछो, लेकिन पहले खुद करने की कोशिश करो, खुद पढ़ो कि अच्छा ये मैं इस तरह कर रहा हूँ। क्योंकि मैं सच्ची बताऊं, ऐसी से कोई ना साइंस नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं कि भाई ये होगा, जैसे हम मेडिकल में चले जाओ भाई, पता नहीं नाम कैसे होते हैं कि हमें नाम देख के नहीं समझ आता कि बोल क्या रहा है, मतलब हम वहां पे रट्टे लगा रहे हैं ये यहाँ पे ऐसा नहीं है। मतलब मैंने बिजनेस का पूछा, आप सबको पता है, मैंने अकाउंटिंग का पूछा, आप सबको पता है, बेसिक पता है। अब क्या है, अब पॉलिश करनी है चीजें। सही है, एसीसीए की सबसे अच्छी बात ही ये है, एसीसीए की या सीए की, कि बहुत ही जनरल चीजें, क्योंकि हम सबको पता है कमाना क्या होता है, हम सबको पता है पैसा क्या होता है, हम सबको पता है रिकॉर्ड चीजें किस तरह करनी है। अब सिर्फ उस वे में चलना है तो बहुत आसान रहेगा। अब ऑनलाइन वाले भी आ गए होंगे। अच्छा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, टॉपिक नंबर 2 आ रहा होगा आपके हैंडआउट में, पॉलिसी मैनुअल। अब जैसे कि मैंने बताया कि पॉलिसी मैनुअल हम बनाते हैं कि हमारी पूरी कंपनी में एक प्रोसीजर फॉलो कर रहा हो। जैसे एक बैंक है, उसकी पॉलिसीज बहुत सारी होंगी। किस तरह की पॉलिसीज हो सकती हैं कि कोई भी हमारे पास कोई कस्टमर आएगा कोई बैंक अकाउंट खुलवाने, तो उसका बैंक अकाउंट हमें किस तरह खोलना है, तो उसकी एक पॉलिसी होगी जो कि वो सब ब्रांच को वो बता देगा कि हमारी ये पॉलिसी अकाउंट ओपनिंग की। कोई भी तुम्हारे पास कस्टमर आ रहा है, इस तरह अकाउंट खोलना है, उससे ये डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, उससे इस तरह पॉलिसीज होती हैं, ठीक है। फिर हमारी होगी कोई परचेज पॉलिसी होगी, कि किसी को भी कोई चीज परचेज करनी है तो ऐसा तो नहीं होगा कि वो जाके खुद ही परचेज कर ले और आके रिइंबर्समेंट ले, ऐसा नहीं होगा। वो प्रॉपर बताएगा परचेज डिपार्टमेंट को कि मुझे चीज चाहिए, फिर परचेज डिपार्टमेंट सप्लायर से कांटेक्ट करेगा, फिर इस तरह सारी चीजें होती हैं। तो उसके लिए एक पॉलिसी होनी चाहिए ताकि सबको बताओ कि पॉलिसी होगी। किसी भी आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएं, वहां पे आपको पॉलिसी जरूर मिलेगी।
चाहे वो सर्विस डिपार्टमेंट, छोटे बिजनेस की बात नहीं कर रही मैं, सोल प्रोप्राइटर में बहुत कम चीजें होती हैं, लेकिन जैसे हमारे मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं या हम जिस फर्म में काम करते हैं, तो हमेशा आपको पॉलिसी मैनुअल मिलता है, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि बिजनेस का साइज कैसा है। छोटी कंपनीज होंगी तो बहुत या तो होंगे ही नहीं मैनुअल्स, या बहुत समराइज होंगे, ठीक है। अच्छा, छोटे बिजनेस में क्यों नहीं होते? क्योंकि लोग भी कम होते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या होते हैं, अब्बू होते हैं, उसके बेटे होते हैं, वो चला रहे होते हैं, भाई होते हैं, उनको पता होता है कि चीजें किस तरह होनी है। लेकिन जैसे ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती जाती है, उसमें और लोग आते हैं, तो सबको नहीं पता होता। एक नया बंदा आया, उसको नहीं पता कि मुझे कुछ परचेज करना है, परचेज मतलब कंपनी के लिए कोई चीज मुझे परचेज करनी है। मतलब लेट से मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आ गई, अब मैं प्रोडक्शन कर रही हूँ, मटेरियल खत्म हो गया पीछे, तब ऐसा तो नहीं है मैं खुद से जाके लूंगी, मैं किसको बोलूंगी? उसकी एक पॉलिसी होगी कि भाई मुझे स्टोर डिपार्टमेंट को बताना है, स्टोर डिपार्टमेंट परचेज डिपार्टमेंट को बताएगी, तो वो आगे इसको करेंगे, प्रोसीड करेंगे। तो इसलिए पॉलिसीज भी जरूरी हैं और आपको हर कंपनी में मिलेंगी। ये बहुत छोटा सा है, इसमें कोई इतना लिखा हुआ नहीं है क्योंकि बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अच्छा, उसके बाद आती है मेन टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस। एक बिजनेस में कौन सी ट्रांजेक्शन हो सकती हैं? जैसे हमने पहले भी इस चीज को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सेल्स, परचेज, किसी को वेजेस देना, हमारे एम्प्लॉयज हैं उसको हम देंगे। तो डबल एंट्रीज आपको सर शाज़िया पढ़ा चुके हैं आई गेस, डबल एंट्रीज। चलिए मैं पढ़ाती हूँ। एसेट जब बढ़ता है तो डेबिट, और जब कम होता है क्रेडिट, ठीक है। लायबिलिटीज जब बढ़ती है क्रेडिट, और जब कम होती है डेबिट। और हमारा कैपिटल या इक्विटी जब बढ़ता है क्रेडिट, जब कम होता है डेबिट। ये आप साथ साथ नोट कर लें ताकि आपको, क्योंकि अब हमारी पूरी अकाउंटिंग सिर्फ इस पर बेस करती है, ये चीज आपको आ जाएगी। क्योंकि हम इतना तो हमें पता है कौन सी चीज हमारी एसेट होगी। एसेट क्या होता है? एसेट को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? मतलब जिसपे हमारा कंट्रोल हो, हमारी ओनरशिप हो, ठीक है। लायबिलिटी क्या होती है? ऑन तो नहीं कह रहे लेकिन हम्म लेकिन अब जैसे आपने कहा जिसे हम ऑन नहीं करते, जैसे ये चेयर है, मैं इसको ऑन नहीं करती, ठीक है, तो क्या ये मेरी लायबिलिटी है? अगर मैं इसको यूज करने का राइट लूंगी, या मुझे एक चीज वापस करनी है, मतलब किसी और का इस चीज पर राइट है और मेरी ऑब्लिगेशन है, हम इसे कहते हैं मेरी ऑब्लिगेशन है। एसेट पे हमारा राइट होता है, लायबिलिटीज हमारी ऑब्लिगेशन होती है। मतलब राइट किसी और का है लेकिन वो चीज मेरे पास है, मुझे उसको वापस करनी है, ये मेरी लायबिलिटी हो गई। और इक्विटी, इक्विटी तो वो होता है ओनर का जो कैपिटल लगा होता है बिजनेस पे, एक ओनर जो बिजनेस पे लगा रहा होता है उसको हम इक्विटी कहते हैं, उसको हम एसेट नहीं कहेंगे। अब जैसे मैं ओनर हूँ, मैंने अपने बिजनेस पे 10 लाख लगाए, ठीक है, मेरे हिसाब से तो वो कैश है, मेरा तो पैसा है, वो एसेट है। लेकिन मैं अपने हिसाब से नहीं देखूंगी, मैं एक बिजनेस के हिसाब से देखूंगी। मैं बिजनेस में एंट्री क्या बनाऊंगी? मेरे बिजनेस में क्या इम्पैक्ट आया? अगर मैंने 10 लाख एक बिजनेस पे रखे तो उसमें क्या इम्पैक्ट आया? एसेट पे कोई इम्पैक्ट आया? बिजनेस के एसेट पे सोचा क्या इम्पैक्ट आया? नहीं नहीं, इंक्रीज हुआ क्योंकि 10 लाख का कैश आया, तो मैंने एक एंट्री क्या बनाई? कैश को डेबिट करने की मैंने एंट्री बनाई, क्योंकि कैश क्या है हमारा? एसेट, ठीक है। और वो एसेट बढ़ा 10 लाख से, तो मैंने उसको डेबिट कर दिया, ठीक है। दूसरा इम्पैक्ट क्या आया? डबल एंट्री है। कैपिटल, कैपिटल क्या हुआ? तो जब कैपिटल बढ़ता है तो कैपिटल बढ़ा, क्रेडिट। देखा, मतलब ये हमेशा बैलेंस होंगी। डुअल एंट्री का मतलब ये है कि जो जितनी अमाउंट से आपकी डेबिट एंट्री होगी उतने से ही आपकी क्रेडिट होगी। कोई ट्रांजेक्शन ऐसी नहीं होगी कि जिसमें सिर्फ डेबिट हो रहा हो, क्रेडिट ना हो रहा हो। कोई भी एग्जांपल ले लें, हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने कोई सेल्स की, वैसे मैंने एंट्री बता दी थी लेकिन फिर भी मैंने एक सेल्स की, तो उससे क्या इम्पेक्ट आया? लेट्स से कैश पे सेल्स किया मैंने। ऑनलाइन वाले भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऑनलाइन मैंने सॉरी, मैंने कैश पे सेल्स की है, तो अब उसकी मैं एंट्री क्या बनाऊंगी? अच्छा, एंट्री को छोड़ दें, मतलब क्या हुआ जब मैंने एक सेल की चीज, तो उससे क्या इम्पेक्ट हुआ? कैश आया मेरे पास, ठीक है। अच्छा, इसमें दो एंट्रीज बनती है हमारी। जो इन्वेंट्री है, मतलब जो मेरे पास मेरा एसेट था, वो मेरा क्रेडिट हुआ,
ठीक है, अब ये हमारी हो गई बैलेंस शीट वाली एंट्रीज। लेकिन मैंने जो रेवेन्यू जनरेट किया वो मेरी इनकम हुई, अब उसका मुझे इम्पैक्ट लेके जाना है इनकम स्टेटमेंट में। तो मेरा यहाँ पे होगा रेवेन्यू क्रेडिट, ठीक है, और मेरा यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब एक्सपेंस, ये मेरा हुआ डेबिट। अब ये न्यू चीज है आपके लिए, सही है। ये जो मैंने बताई आपको एसेट, लायबिलिटीज और इक्विटी, यहां तक तो आप लोगों को समझ आ गया। ये होते हैं हमारे बैलेंस शीट के एलिमेंट्स, ठीक है। हमारे 5 एलिमेंट्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, ये 3 है हमारे बैलेंस शीट के। एसेट होगा, लायबिलिटी और इक्विटी, ये बैलेंस शीट पे आएंगे। मतलब बैलेंस शीट क्या बताता है, मैं आज खड़े हूं, मेरे पास कितने एसेट्स हैं, मेरे ऊपर कितनी लायबिलिटी है और मेरी कितनी इक्विटी है, ये बताएगा, ठीक है। लेकिन एक दूसरी साइड मैं इनकम स्टेटमेंट भी तो बनाती हूँ, उस पर मैं क्या लिखती हूँ कि मैंने कितना अर्न किया, मैंने इस महीने में कितना अर्न किया और मेरे कितने एक्सपेंसेस हुए। तो वो मेरी इनकम मेरा एसेट नहीं है, मेरा कैश मेरा एसेट है, ठीक है। अब मैं इनकम कैसे रिकॉर्ड करूं, उसके लिए एक इनकम और एक्सपेंस, सही है। इनकम अगर बढ़ेगा तो क्रेडिट, कम होगा तो डेबिट, और एक्सपेंस इसका उल्टा है, बढ़ेगा तो डेबिट, कम होगा तो क्रेडिट, सही है। ये हमारी है इनकम स्टेटमेंट से पर्टेनिंग, और ये हमारी है बैलेंस शीट से पर्टेनिंग। कुछ क्लियर हो रहा है? कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। मतलब मेनली हमारे कितने एलिमेंट्स हो गए, 5 एलिमेंट्स, 3 हमारे बैलेंस शीट के और 2 हमारे इनकम और एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट के। इससे बाहर कोई भी चीज नहीं जाएगी आपकी, कोई भी ट्रांजेक्शन हो, जैसे ऊपर हमने सेल्स की ट्रांजेक्शन की, इसमें हमने क्या किया था, चलो मैं नीचे कर लेती हूँ। सेल्स की जब हमने ट्रांजेक्शन की, हमारे पास कैश आया था जो कि हमारा एसेट था, हमने इसको डेबिट किया था। और ये जो रेवेन्यू है मतलब ये हमारी इनकम है, ये हमारी इनकम बढ़ी, हमने इसको क्रेडिट कर दिया, ठीक है। ऑन द अदर हैंड हमने क्या किया, दूसरी साइड हमने ये किया कि हमारा एक्सपेंस जो था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसको हमने डेबिट किया, और हमने क्रेडिट क्या किया, इन्वेंट्री जो मेरे पास रखी हुई थी। अच्छा, इनके अमाउंट में फर्क होगा या नहीं होगा? अच्छा, एक चीज है 80 रुपए की, मैंने ली, मैंने बुक्स में रिकॉर्ड की 80 रुपए की, ठीक है। मैंने आपको बेची 100 रुपए की, एंट्री आपने क्या बनाई, यही एंट्री, मुझे अमाउंट बता दे। मैंने 100 रुपए की, मेरे पास कैश कितना आया, 100 रुपए, मैंने क्या बनाई एंट्री, 100 रुपए मेरे पास कैश आया और 100 रुपए मेरे पास इनकम रिकॉर्ड हुई, ठीक है। लेकिन मेरी इन्वेंट्री थी कितने की, कितने की थी, 80 की थी, तो मेरा एक्सपेंस भी 80 का, सही, इनमें फर्क होगा। फिर जब ये क्या, अब इसका क्या होगा कि ये हमारे जाएंगे, जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे उस वक्त क्या होगा, मैं अपना रेवेन्यू लिखूंगी 100, ठीक है, और मैं अपना ये जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में लिखूंगी अपना 80, तो मेरा प्रॉफिट आ जाएगा, सही है। मतलब जब हम सेल कर रहे होते हैं तो हम 4 एंट्रीज बनाते हैं, ये 4 एंट्रीज बनती है, ये हमारी होगी सेल की एंट्री। अच्छा, मैं अपने एम्प्लॉइज को पेमेंट कर रही हूँ, तो किस पे इम्पेक्ट आएगा, एक तो एसेट पे आएगा, क्या इम्पेक्ट आएगा, एसेट कम होगा, मतलब कैश कम होगा, ठीक है। कैश हमारा हो गया, किसने बोला ये कॉमर्स बैकग्राउंड हो, सही है। अब देखिए कोई भी ट्रांजेक्शन ले लें, मुझे कोई भी एग्जांपल दे, मैं बताती हूँ, इन इन 5 चीजों से बाहर नहीं जाएगी चीज, या तो एसेट या लायबिलिटी, इक्विटी, इनकम या एक्सपेंस। यहाँ पे क्या बना, एक्सपेंस बना और एक हमारा एसेट बना, ठीक है। ये चीजें समझ आ जाएंगी, फिर हमारी एंट्रीज इसी तरह बन रही होगी, कैश कम हो रहा है, कौन सा एक्सपेंस बढ़ रहा है। अच्छा, इसमें तीसरी एग्जाम्पल है परचेज, मैंने कोई भी परचेज की है, लेट से मैंने मशीनरी परचेज की, क्या इम्पेक्ट आएगा, किस चीज पे इम्पेक्ट आएगा, बिल्कुल मशीन डेबिट और कैश। अच्छा, और अगर मैंने क्रेडिट पे खरीदी होगी, आप बताएं, मशीन तो डेबिट होगी, इतना तो ठीक है, नहीं कैश, मैंने क्रेडिट पे खरीदी, तो बोलने देना, देखें
जब मैंने मशीन खरीदी, आपसे मैंने एक मशीन खरीदी, मैंने आपको पैसे नहीं दिए, सही है, मेरा एक बिजनेस है, मैंने उसके लिए मशीन खरीदी, मैंने अपने पास मशीन रिकॉर्ड कर ली, क्यों? क्योंकि मशीन मेरे पास आ गई, मैंने मशीन रिकॉर्ड कर दी। लेकिन क्या मैंने आपको पैसे दिए? अभी तक मैंने आपको पैसे तो दिए नहीं, पैसों की तो कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई। देखो पैसे डेबिट तो यहाँ पे हो ही नहीं सकते, पैसे डेबिट कब होते? जब मेरे पास पैसे आते, सही है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि मुझे आपको पैसे देने हैं, लेकिन मैं अभी नहीं दे रही, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी मेरी बढ़ी, तो लाइबिलिटी मेरी क्या हो गई? क्रेडिट हो गई लाइबिलिटी, ठीक है। मतलब या कैश, कैश हमारा जो होता वो क्रेडिट होता, या हमारी लाइबिलिटी क्रेडिट हो गई। अच्छा, और जब मैंने इसकी पेमेंट कर दी, अब आप ही बताएंगे क्योंकि आप ही एंट्री पूरी करवा रहे हैं मुझे। अब मैंने इसकी पेमेंट कर दी, हाँ, नहीं मशीन तो मेरे पास रखी हुई है, मशीन रखी हुई है, मैंने सिर्फ पैसे आपको दे दिए। अब पहले आप दिमाग में सोचे कि क्या हुआ, मुझे पता है आपको आता है। देखिए जो चीज इसको नहीं आ रही, तो मेरा मकसद क्या है? पढ़ाना है, समझाना है। कैश क्रेडिट होगा बिल्कुल, क्यों? पेमेंट कर दी, कैश मेरे बिजनेस से कम हो गया, मेरे एसेट्स कम हो गए, ठीक है। दूसरा इम्पैक्ट क्या आया? पांचों एलिमेंट सोचें और सोचें किस पे इम्पैक्ट आया, क्या एसेट पे इम्पैक्ट आया? तो वो तो हमने कर दिए, वो तो हमने कैश कम कर दिया। अब मैं डेबिट क्या करूं? मुझे डेबिट करना है, सोचे सोचे। मशीन तो डेबिट हुई हुई है ना ऑलरेडी, मेरे बुक्स में रिकॉर्ड है मशीन। देखें, मैंने जब मशीन खरीदी, मैंने आपसे मशीन खरीदी, तो मेरे पास एक मशीन आ गई और मेरी लाइबिलिटी भी बन गई, ठीक है। जब मैं आपको पैसे दे रही हूँ, मेरे पैसे तो जा रहे हैं, उसके साथ साथ मेरी एक ऑब्लिगेशन भी तो खत्म हो रही है। मेरी लाइबिलिटी थी आपको पे करना, जब मैंने पे कर दिया मेरी लाइबिलिटी खत्म, अब मैं आपको पे नहीं करूंगी, ठीक है। तो उसको मैं बुक से हटाऊंगी भी तो सही, क्योंकि वरना क्या होगा, वरना शो हो रहा होगा कि मेरी लाइबिलिटी है, मुझे आपको पे करना है, जबकि एक्चुअल मुझे पे नहीं करना। अब बताए आप क्या बनाऊं एंट्री? लाइबिलिटी को, बिल्कुल, लाइबिलिटी जब कम होती है तो वो डेबिट होती है, ठीक है। अब इसमें है पेइंग एक्सपेंस, लेट्स से यूटिलिटी बिल्स है मेरे, आपसे पूछ रही हूँ, यूटिलिटी बिल्स है मेरे, और वो भी अभी मैंने पे किए नहीं, मतलब एक मंथ पूरा हो गया, मैंने यूटिलिटीज, लेट्स से मैं क्या बोल रही हूँ इसको, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी मैंने यूज कर ली है 1 महीने की, लेकिन मैंने अभी तक बिल नहीं दिया, मैं क्या एंट्री बनाऊं? फिलहाल पैसे नहीं दिए, लाइब्रेरी क्रेडिट होगा, सही। अब जब पे कर देंगे, अब बताएं। बिल्कुल ये वाली एंट्री, चले। अब ये तो मतलब आपको समझ आ गया है, समझ आ गया। जब इनकम बढ़ेगी तो क्रेडिट हो रही होगी, जब हमारा एक्सपेंस बढ़ेगा डेबिट हो रहा होगा, ठीक है। कोई सवाल इससे रिलेटेड? ऑनलाइन वालों का कोई सवाल इससे रिलेटेड? ओके, अच्छा, जैसे अब आप वो पढ़ेंगे, स्टडी टेक्स्ट पढ़ेंगे, तो इसने एग्जांपल्स दी हुई हैं, इस हैंडआउट पे मैंने सिर्फ नाम लिखे हुए हैं, लेकिन आप अगर स्टडी टेक्स्ट पढ़ेंगे तो इसने एग्जांपल्स भी दी हुई हैं कि मेकिंग सेल्स क्या होता है, परचेजेस के लिए क्या होता है, पेइंग एक्सपेंस क्या होता है। मेरे हिसाब से मैं इस तरह समझा चुकी हूँ कि अब आपको पढ़ के ये समझ आ जाएगा कि कहीं पे भी कोई भी परचेज हो रही है, आप एंट्री बना लेंगे, बना लेंगे एंट्री। एक बार रिवाइज कर लें फिर। आप बताएं, नॉन करंट एसेट परचेज किया है, छोड़े, एसेट परचेज किया है, कोई भी एसेट परचेज किया है, एंट्री बता दें। कैश पे किया है, कैश तो नहीं, हाँ कैश क्रेडिट क्यों हो रहा है? नहीं, कैश क्यों क्रेडिट हो रहा है? मतलब मैं कैश को डेबिट क्यों नहीं कर रही? क्योंकि कैश कम हो रहा है, एसेट कम हो रहा है, हाँ। और डेबिट क्या होगा? जो एसेट हमने खरीदा है, बिल्कुल, हमने यहाँ पे कोई भी एसेट हमने इसको डेबिट कर दिया।
देखिए ये समझ आ गया ना, मैं सच्ची बता रही हूँ आपको ना, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है ना, FA1 FA2 कोई उसमें मसला नहीं होगा, इसमें भी आपको बहुत काम आएगा क्योंकि हमारी ACCA की पूरी बेस यहीं से बनेगी। ये समझ आ गया, कोई मसला नहीं होगा। कोई सवाल पूछना है इससे रिलेटेड तो पूछ सकते हैं। आपका MA1 और FA1 एग्जाम्प्ट है? अच्छा, मेरे साथ शाज़ेब बता रहे थे कि कोई है जिसका MA1 FA1 एग्जाम्प्ट है। एक और टॉपिक पढ़ लें छोटा सा, थक गए मुझे बता दें कोई पढ़। थोड़ा सा इंटरेक्शन कर लेते हैं फिर से ना। ACCA के बाद क्या करना चाहते हैं आप लोग? गुड। अब जॉब, बाहर जाना है फिर तो ACCA बहुत बेहतर है बाहर जाने के लिए। अच्छा, आप CA कर रहे थे आप या CA में जाना था? अच्छा, तो FC FC कर लिए, KF में थे? पढ़ लिए पूरा? अच्छा, चलो एसी से पासिंग इंशाल्लाह हो जाएगा। वैसे ये तो है, पाकिस्तान में रहना है तो मैं कहती हूँ CA की वर्थ बहुत है, लेकिन अगर आपको फास्ट ट्रैक पे चलना है तो ACCA बहुत जल्दी हो जाता है। मेहनत करें, मैं कहती हूँ कि वो जो 2-2.5 साल है ना, बहुत मेहनत करें। मेरा ACCA हुआ है 2 साल में, ठीक है, बहुत मेहनत करें, सिर्फ 2 साल मेहनत करें, हो गया ACCA। 2 साल में हो गया ACCA, क्योंकि मेरा 9 मंथ्स में FI हुआ था और विद इन 2 years मतलब ACCA हुआ। मतलब 2 साल और कुछ महीने में पूरा ACCA फाउंडेशन को मिला के किया था। क्यों? क्योंकि मैं अगेन बता रही हूँ कि पेपर मेरे हाथ में होते थे, जो मेरे साथ दोस्त होते थे मेरे, वो कहते थे कि नहीं और पढ़ ले फिर देंगे, और पढ़ ले फिर देंगे, लेकिन इससे मैं सच बता रही हूँ फिर पेपर नहीं दिए जाते। आपकी प्रिपरेशन हो गई, क्योंकि स्टार्ट से ही ना खुद को वो करना है, काम पाइलअप नहीं करना। काम पाइलअप करेंगे तो वो होता जाएगा, क्योंकि अपने हाथ में है ना एग्जाम्स। अब ये ऐसी चीज है जिससे कुछ लोग अपॉर्चुनिटी लेते हैं और कुछ लोगों के लिए बहुत बुरी चीज साबित हो रही है। ये मैं सच्ची बता रही हूँ, मतलब ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं इसलिए बता रही हूँ। क्योंकि हमारे साथ ये होता था, हमारे साथ जो दोस्त होते थे वो कहते थे नहीं थोड़ा और पढ़ ले फिर देंगे, थोड़ा पढ़। लेकिन मेरा क्या होता था, मैं कहती थी नहीं, पढ़ लिया ना जितना पढ़ना था, क्योंकि मैं पहले बहुत अच्छा पढ़ती थी। सर ने पढ़ाया, पूरी क्लासेस ली, क्लासेस मिस नहीं करनी, घर जाके पढ़ा, हर चीज क्लियर की, जो नहीं आ रहा वो लिया, और हमारे जो टेस्ट होते थे वो देती थी, जो समझ नहीं आया पूछा, हो गया क्लियर। अब इससे ज्यादा मुझे पता है क्या करूंगी मैं, जब मैंने अपने एंड से पूरा कर लिया फिर मैं कुछ नहीं कर सकती, फिर मैं पेपर दे देती। तो इस तरह करना है। और जैसे सर शाहजेब ने बताया, अब तो 3-3 मंथ्स में हो रहे हैं पेपर, पहले तो 6-6 मंथ्स में होते थे, तो इसका तो और ज्यादा एडवांटेज है। अब 3-3 मंथ में एक एक पेपर ले और करें। हमारे में क्या होता था कि 6-6 मंथ्स का होता था, तो मैं 3-3 पेपर लेती थी, 2-2 पेपर लेती थी। तो इस चीज का भी आपको बहुत फायदा है, तो 2-2.5 साल में आराम से हो जाएगा। उसके बाद CA अगर आपको परस्यू करना है तो CA में बहुत एग्जेम्पशन मिल जाती हैं। तो बाकी अगर बाहर जाना है तो बाहर जाने के लिए तो सिर्फ ACCA भी बहुत है। मेरा ये था कि CA की अगर मैं आर्टिकलशिप करती तो वो ACCA में काउंट हो जाती, लेकिन अगर मैं ACCA की आर्टिकल करती वो CA में नहीं होती काउंट। तो मैंने ACCA के बाद 6 महीने लगा के मैंने केफ कर लिया CA, और फिर मैंने CA के बेसिस पे मैं रजिस्टर्ड हुई। तो अभी जो मेरी आर्टिकल्स खत्म हुई ना CA की, उसमें ACCA की काउंट हो गई है, दोनों एक साथ हो गई। तो ये फायदा था। मैं देख रहा हूँ ऑनलाइन वाले हैं। और किसी को अगर लगता है उसकी इंग्लिश वीक है तो बुक्स रीड करें, इंग्लिश मूवीज या इंग्लिश सुने, जिससे आपकी अच्छी होगी। वैसे पर्सनली मैं बताऊं, एसी से इंग्लिश ग्रामर को इतना नहीं देखता, हाँ कि ऐसी इंग्लिश हो कि आप उसको अपना मैसेज कन्वे कर लो, बिल्कुल बुरी ना हो, कन्वे कर लो तो हो जाता है पास। लेकिन बेटर यही है, क्योंकि आगे जो आपकी दुनिया आ रही है इंग्लिश जरूरी है। ठीक है, आप, मैं मानती हूँ आपकी इंटेलिजेंस को कोई इससे डिटरमाइन नहीं कर सकता कि आपको इंग्लिश आती है या नहीं आती, लेकिन ये एक बिटर ट्रुथ बोले कुछ भी बोले, ये चीज है कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए। आप आगे जाएंगे तो आपको बहुत वरना मसले होंगे, जब बाहर जाना है फिर तो और भी आपको मसले होंगे। तो ये चीज भी, क्योंकि अभी ना हमारे पास टाइम है, ये जो FIA का है इसमें हमें बहुत टाइम होता है। हम क्या करते हैं, दोस्तों के साथ घूमते हैं, ये कर लिया वो कर लिया। इससे बेहतर है कि अपने स्किल्स अच्छे करें, आप कंप्यूटर स्किल अच्छे करें, अपनी इंग्लिश अच्छी करें, तो इससे आपको फायदा ही होगा। और जैसे कि मैं बता रही हूँ, ACCA बहुत मुश्किल सिलेबस वाइज नहीं हो रहा, ACCA का सिलेबस मुश्किल नहीं हो रहा। ACCA में क्या मुश्किल हो रहा है कि वो कंप्यूटर बेस्ड हो गया है। ACCA बच्चों को क्यों मुश्किल लगता है, क्योंकि इंग्लिश उसकी उसकी इंग्लिश मुश्किल है। बुक्स देखोगे शायद आपको मुश्किल लगेगी पढ़ना, तो उसके लिए। अब जैसे हमारे एक टीचर थे, वो कहते थे कि बच्चे ACCA में सिलेबस की वजह से फेल नहीं होते, इंग्लिश ना आने की वजह से फेल होता है।
मतलब आपको इतनी आनी चाहिए कि आप समझो वो क्या कह रहा है। जब तक हम उसका सवाल नहीं समझेंगे हम जवाब नहीं दे पाएंगे। एमसीक्यूज में बहुत सारे बच्चों का क्या मसला होता है, सवाल समझ नहीं आ रहा, ये नहीं होता उनको कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा, उर्दू में पूछ लो या उनकी कोई और मदर टंग है उसमें पूछ लो, आ जाएगा, लेकिन वो पिक नहीं कर पाते क्योंकि इसी से सवाल थोड़ा सा मुश्किल करके पूछता है। जैसे हम पढ़ते हैं ना, नहीं, वो इस तरह पूछेगा कि आपको 4 ऑप्शन सही लग रहे होंगे, 4 ऑप्शन सही लगेंगे कि वो सवाल पूछता इस तरह है, वो कंफ्यूज करता है। तो इसके लिए इंग्लिश, एक तो इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए और आपकी कंसंट्रेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। ऐसे नहीं ऊपर से पढ़ लिया, नहीं, उसको पढ़ो समझो, और मैं तो कहती हूँ कि अपनी लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करो जब तक, क्योंकि हम ऑब्वियसली हम कोई अंग्रेज तो नहीं है, हमें अपनी लैंग्वेज में करना पड़ेगा। उसको करो, देखो वो क्या बोल रहा है, 4 ऑप्शन देखो और फिर करो। अच्छा, वैसे मैंने एक वीडियो बनाई हुई है एमसीक्यूज किस तरह सॉल्व करने चाहिए, अगर आप लोगों को देखनी हो मेरा यूट्यूब चैनल है उस पर देखना, वो मैंने इनकी ही बुक से बनाई है, एससीसी की बुक से ही, एमसीक्यूज को सॉल्व करने का तरीका, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं आ रहा होता कि एमसीक्यूज किस तरह सॉल्व करने, ट्रिकी होते हैं एससीसी के एमसीक्यूज। लास्ट टॉपिक कर लेते हैं आज का, कर ले थोड़ा सा, ये आज इतना पढ़ा नहीं है हमने। अच्छा, हमारा जो 4th है वो है कंट्रोल ओवर ट्रांजेक्शंस। एक मिनट, मेरे चैनल का नाम है थॉट्स बाय अक्सा मजीद। अच्छा, हम नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहे हैं, वो है कंट्रोल्स ओवर ट्रांजेक्शन। अच्छा, इससे क्या जहन में आता है कंट्रोल ओवर ट्रांजेक्शन? बिल्कुल, जैसे एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी चाहेगा कुछ भी एंट्री कर देगा, मेरे तो फिर अकाउंट्स खराब हो जाएंगे, फाइनेंशियल अकाउंट्स जो होते हैं। तो उसके लिए हम चाहेंगे कि मैनेजमेंट का कंट्रोल हो अकाउंट्स पे। तो उसके लिए सबसे बेहतर चीज क्या होती है, अब लेट से एक मिस्टर ए है, वो टॉप मैनेजमेंट पे, सही है, अब वो छोटी छोटी चीजें नहीं देख सकता कि भाई मटेरियल कम हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन वो किसी को अथॉरिटी दे सकता है उसको अप्रूव करने की, ऑथोराइज करने की, जैसे परचेज करनी है। अब ऐसा नहीं है कि डिपार्टमेंट में जितने लोग बैठे हैं सब परचेज कर लेंगे, नहीं, उसकी अथॉरिटी एक के पास होगी कि ये परचेज करेगा और उसको भी एक और अप्रूव करेगा। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि मैनेजमेंट का कंट्रोल रहेगा अपने बिजनेस पे भी, अपने ट्रांजेक्शन्स पे भी। क्योंकि इस वक्त हमारे जहन में क्या आता है, छोटे से बिजनेस आते हैं जो हम अपने हिसाब से सोचेंगे, हम अगर छोटे बिजनेस देखें हम वो देखेंगे कि भाई मेरे क्यों कंट्रोल नहीं है, मुझे पता है ये सेल्स हो रही, लेकिन नहीं, जब हम ऊपर लेवल पे आएंगे, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बड़े देखेंगे तो नहीं पता होता है मैनेजमेंट को क्या हो रहा है। तो उसके लिए हम ऑथोराइज करते हैं कुछ लोगों को कि भाई परचेज करनी है तुम करोगे, 10 लाख से ज्यादा परचेज होगी उसको ये अप्रूव करेगा, 20 लाख से ज्यादा होगी ये करेगा। इस तरह एक चीज होती है, उससे क्या होता है कि कंट्रोल रहता है ट्रांजेक्शन पे मैनेजमेंट का, ताकि ऐसे ही कोई परचेज ना कर सके। फिर फ्रॉड के चांसेस बढ़ जाते हैं, एरर के चांसेस, भले कोई फ्रॉड ना करे, कोई एरर कर ले, कोई जूनियर आ गया उसने कर लिया कुछ, तो इसलिए उनका कंट्रोल नहीं रहता। और अगेन टॉप मैनेजमेंट है, उनको जरूर पता होना चाहिए क्योंकि इन द एंड वही अकाउंटेबल होते हैं, वही अकाउंटेबल होते हैं, सही है, क्योंकि शेयर होल्डर्स होते हैं, वो किससे पूछेंगे, वो आके एक स्टाफ से नहीं पूछेंगे, वो बोर्ड से ही पूछेंगे, सही, तो कंट्रोल होना चाहिए। अब जैसे इसने कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं कि मेनली मतलब किस चीज पे कंट्रोल होना चाहिए। अब इसने एक एग्जांपल दी है, सेल्स ऑन क्रेडिट, मतलब हम अगर क्रेडिट पे सेल्स कर रहे हैं उस पर कंट्रोल होना चाहिए, क्यों, कोई बताना चाहेगा? इसने कैश पे नहीं बोला, बोल रहे अगर मैं सेल्स कर रहा हूँ क्रेडिट पे ना तो उस पर मैनेजमेंट को पता होना चाहिए। बिल्कुल, हम कैश पे कर रहे हैं तो बिजनेस का कोई इतना रिस्क नहीं है, पैसे आ गए हमारे पास, लेकिन हम क्रेडिट पे जिसको दे रहे हैं, हम किसको दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि वो किसी अपने जानने वाले को दे रहे हैं और बाद में वो भाग जाए हमें पता भी नहीं चले, ठीक है, या और भी बहुत मसले हो सकते हैं, ऐसे ही किसी को दे दिया, जरूरी नहीं है फ्रॉड हो, ऐसे ही उसने लापरवाही में किसी ऐसे बंदे को दे दिया जो कि अब हमें पैसे नहीं देगा, तो इसके लिए मैनेजमेंट का कंट्रोल यहाँ पे होना बहुत जरूरी है क्योंकि रिस्की एरिया होता है। अच्छा, उसके बाद परचेज ऑफ गुड्स और नॉन करंट एसेट एंड पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, मतलब कि वो कोई गुड्स खरीद रहा है, रॉ मटेरियल या कोई भी गुड्स, या वो कोई नॉन करंट एसेट खरीद रहा है, या वो कोई भी एक्सपेंस की पेमेंट कर रहा है, तो उस पर भी मैनेजमेंट का कंट्रोल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? ऑनलाइन वाले भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पेमेंट्स पे क्यों कंट्रोल होगा?
फ्रॉड भी हो सकता है। किस चीज का फ्रॉड होगा क्या? हम्म, या हमने पैसे ही ज्यादा दे दिए उसको। हाँ, क्योंकि इस पे कंपनी का कैश लगा हुआ है। हाँ, कैश आउटफ्लो हो रहा है कंपनी का। जब वो नॉन करंट एसेट खरीद रहा है तो वो कितना महंगा है, क्या पता उसने किसी अपने जानने वाले से एक 100 रुपए की चीज वो 200 रुपए की खरीद रहा है। तो ये चीज भी कोई हर कोई नहीं कर सकता, इसके लिए अथोराइज पर्सन होते हैं और इसकी भी प्रॉपर पॉलिसी होती है। अब इसको मैं पॉलिसी से लिंक कर रही हूँ, इसकी प्रॉपर पॉलिसी होती है। मोस्टली आप कंपनीज में जब आप आगे जाएंगे फर्म में या कहीं पे भी आप देखेंगे, मोस्टली कंपनीज में क्या होता है कि ऐसे ही परचेज नहीं कर लेते, किसी से भी परचेज कर लिया। एक अप्रूव्ड लिस्ट होती है कि अगर मुझे ये चीज खरीदनी है तो ये मेरे 20 सप्लायर्स हैं, मुझे इन 20 में से ही खरीदना है, ठीक है। अब उन 20 से भी सबसे नहीं खरीदना, मुझे कोटेशन वो भेजेंगे। मैं 3 लोगों को बोलूंगा मुझे अपनी कोटेशन भेजे। कोटेशन मतलब कि आप कितने की चीज दे रहे हो, कितनी प्राइस पे दे रहे हो। एक 100 रुपए की दे रहे, 105 की दे रहे, 110 की दे रहे, तो मैं 100 रुपए वाले से खरीदूंगी। तो इस तरह की वो कंट्रोल्स रखती है मैनेजमेंट, ताकि कंपनी को ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि जैसे मैंने सबसे पहले बताया बिजनेस का एम क्या है, बिजनेस का एम ये है कि हमें फायदा हो, हमें अर्निंग हो, ठीक है। अच्छा, इसमें तीसरी चीज लिखी हुई है वेजेस, एम्प्लॉयज को जो हम पेमेंट्स करते हैं, इसमें ये रिस्क इतना क्यों है? एम्प्लॉयज को जो हम पेमेंट करते हैं, उनकी सैलरीज पे करते हैं, उस पर भी कंट्रोल होना चाहिए। टाइम की वजह से मतलब कंपनी के हिसाब से सोचो, आप एक कंपनी हो, आप चाहते हो कि जब किसी को पेमेंट हो मुझे पता हो, लेकिन वो पेमेंट की तो ऊपर बात हो गई, ये मैं मतलब पर्टिकुलर इसकी बात कर रही हूँ कि किसी को सैलरी पे हो रही है। ये भी कह सकते हैं, वरना वैसे जो इसका जो मेन पर्पस है, जो हमारी सैलरीज होती है ना, वो एक बहुत बड़ा पोर्शन होती है, बहुत बड़ा पोर्शन होती है कंपनी का, क्योंकि कंपनी में इतने एम्प्लॉयज हैं, कितने एम्प्लॉयज को जा रहे होंगे पैसे। और अगर आप मैन्युफैक्चरिंग किसी कंपनी को देख लें, उसमें तो होते ही सिर्फ लेबर्स हैं, इतने पैसे, मतलब हमारा एक मेजर पोर्शन बाहर जाता है और हर महीने जा रहा होता है। और अगर हम वेजेस दे रहे हैं तो हर मतलब वीकली जा रहा है, मंथली पैसे जा रहे हैं, तो उस पर कंट्रोल भी बहुत जरूरी होता है। कोई वन ऑफ ट्रांजेक्शन नहीं है ये, हर बार इतने पैसे जाते हैं, तो उस पर कंट्रोल जरूरी होता है मैनेजमेंट का। अच्छा, आज हमने जो जितना पढ़ा इससे रिलेटेड कोई सवाल? समझ आया सब? डबल एंट्रीज, ये चीजें समझ आई? तो आज हम यहीं तक रखते हैं। ऑनलाइन वालों को अगर कुछ पूछना है तो। ऑनलाइन वालों को अगर कोई सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं, वरना हम क्लास खत्म कर रहे हैं। जी एसन, बिल्कुल, मुझे एग्जाम्पशंस मिली थी। मुझे 2 एग्जाम्पशंस एफसी में मिली थी और 5 मुझे केफ में मिली थी। अभी मुझे एग्जाम्पशन फी याद नहीं आ रहा, शायद थी। मैं आपको कंफर्म बताती हूँ, मुझे अभी ये चीज याद नहीं आ रही क्योंकि बहुत टाइम हो गया इस चीज को। इसके अलावा कोई क्वेश्चन, आज के टॉपिक के बारे में कोई क्वेश्चन पूछना हो तो? ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।